बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं सदफ अब्दुल जब्बार। फाइनली बहुत दिनों बाद मुझे ख्याल आया कि मैं अपना इंट्रोडक्शन करा दूं। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैंने उनको एडजेक्टिव्स नहीं लगाने दिए, दैट्स व्हाई मैंने जल्दी से आपका नाम खुद ही अनाउंस कर दिया। बस ऐसा ही है, बहुत अच्छा किया सदफ अब्दुल जब्बार। वो कहते हैं तीर जो खा के देखा कमी गाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। अभी तक आपको आइडिया नहीं हुआ था? अभी तक हो गया, हर रोज रिमाइंडर कराऊंगी आपको। तो बहरहाल उम्मीद है कि जी आपके दिन का आगाज बहुत अच्छा हुआ होगा। कल के मैच के हवाले से आई वाज वेरी हैप्पी टू सी साइम अयूब परफॉर्म अ बिट। सऊद शकील इज स्टिल ऑन द क्रीज। अनफॉर्चुनेट रहा बाबर आजम। एक वक्त था कि उनका पोटेंशियल क्या विराट कोहली से कंपैरिजन तो खैर हमारे यहाँ हर किसी के होते हैं। अहमद शहजाद का हुआ, उमर अकमल का हुआ, और भी कई लोगों का हुआ, लेकिन बाबर आजम वाज अ रियल कैंडिडेट के जी वो कर सकते थे। लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ वो स्ट्रेस का शिकार हैं, क्योंकि उनके सॉफ्ट डिसमिसल्स जो हैं वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं। और ये जो बड़े बैट्समैन होते हैं ना, वो सॉफ्ट डिसमिसल्स उनके होना बड़े अचंभे की बात होती है। खाता खोले बगैर और कहते हैं ना कि ज़ाहिर है इस पर जो पिंडी में जो टेस्ट हो रहा है इस पर नज़रें भी इसलिए क्योंकि हमारी जो पिछली परफॉर्मेंस रही है उसको देखते हुए थोड़ा हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया जा सकता है। इस पर हम ज़ाहिर खुल के बात करेंगे आगे जाके। लेकिन 4 विकेट के नुकसान पर 158 रन बना लिए। अब सोचें टेस्ट के पहले दिन 4 विकेटें गिर गई हैं। नहीं बेसिकली एक तो बहुत देर से शुरू हुआ ना मैच, देर से शुरू हुआ, बट स्टिल और फिर सेशंस के हिसाब से पाकिस्तान ने, आप सोचें ये जो 3 विकेटें थी वो पहले ही गिर गई थी काफ़ी। उसके बाद एक पार्टनरशिप अच्छी रही सऊद शकील की और साइम अयूब की। फिर उसके बाद जब साइम अयूब आउट हो गए तो फिर रिजवान आए, उन्होंने चिप इन किया। तो अभी दे आर डूइंग गुड। जिस तरह से अगर हम ओवरऑल देखें तो हाँ ठीक है 4 विकेटें गिर गई, लेकिन उससे हट के दे परफॉर्म्ड वेल। जो इनिशियल 3 विकेटें गिरी थी वो बहुत अर्ली गिर गई, लेकिन अगर जो ना गिरती तो फिर आई थिंक हमारा थोड़ा सा मजीद भी एक एज हमें इस पर हासिल होता। चलें तो क्रिकेट में बात होती रहेगी। स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं और अपने शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो कल हमने देखा कि यूथ कन्वेंशन हुआ और उससे आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खिताब भी किया और उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का बयानिया बना रहे थे वो अब इस वक्त कहाँ हैं। उन्होंने ये ओपन एंडेड एक सवाल पूछा। साथ ही उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के हिजान और फितने से आवाम को दूर रखना रियासत की जिम्मेदारी है। आज़ाद रियासत की अगर आपने अहमियत जाननी है तो फिर उन्होंने हवाला दिया कि फिर आप देखें कि बाकी जो दीगर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर क्या हो रहा है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है और नौजवानों के सवालात के जवाब भी उन्होंने दिए इस यूथ कन्वेंशन में। बस साथ ही कुरान पाक की आयत और तर्जुमा पढ़कर भी सुनाया। पारा चनार फसादात पर सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कबाइल मिलकर ज़मीनी फ़रोई तनाज़ात ख़त्म करने में मदद दें। खैबर पख्तूनख्वा के लोग 22 साल से फ़ौज के साथ दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ सीसा पिलाई दीवार बने रहे। मेरा ईमान है अल्लाह ताला हमें दहशत गर्दी के खिलाफ फतह मुबीन अता करेगा। अच्छा, अब इस यूथ कन्वेंशन से वज़ीर आज़म ने भी खिताब किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा कि सिपह सलार के साथ यकजान 2 ग़ालिब होकर काम कर रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क की खिदमत करेंगे और इदारे आइनी हुदूद में रहकर काम करें तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। चलें जी, इस पर तजिया ले लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन खान साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। अच्छा, ये जो बड़ा ज़बरदस्त एक काम हो रहा है, हमने देखा कि इससे पहले भी आर्मी चीफ़ ने खिताब किया, फिर मीडिया प्रेजेंस उनकी कल भी रही। तो ये जो इंटरेक्शन है ये नौजवान नस्ल के लिए और ख़ास तौर पर यूथ के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताकि उन्हें पता चले कि हमारी जो सियासी और अस्करी क़यादत है उनकी डायरेक्शन एक है और एक पेज पे हैं और जाहिर है कि मिलकर मुल्क के लिए काम करना चाहते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि इस पर आप थोड़ा सा नुक्ता नज़र दें। आई थिंक लीडरशिप का जो है यूथ के साथ इंटरेक्शन वैसे ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप पाकिस्तान का डेमोग्राफिक्स देखें तो 65% पाकिस्तानी जो आबादी है वो यूथ पे मुश्तमिल है और पाकिस्तान को वन ऑफ द यंगेस्ट नेशन कहा जाता है दुनिया की। और बांग्लादेश, पाकिस्तान ये बड़ी यंग नेशन है। तो यूथ आपका फ्यूचर भी है और जिस पैट बिशाना ने कहा था कि जी अगले 50 साल के लिए मेनली ये साउथ एशिया से आएगा या मिडिल ईस्ट से आएगा, दुनिया का यूथ है। और आपने देखा है कि बाहर बहुत ज़्यादा डिफिशेंसी है तो इसलिए कुछ माइग्रेशन भी हो रही है। एक तो आई थिंक इस लिहाज से जब आप एड्रेस करते हैं यूथ को तो आप 65% ऑफ पॉपुलेशन को एड्रेस कर रहे होते हैं।
और उन्होंने आगे इंशाल्लाह लेके चलना है और बैटन हैज टू बी पास्ड। उसमें आई थिंक एक उम्मीद अफ़ज़ा पैगाम भी दिया उन्होंने और उन्होंने मुनासिब समझा कि खुद जो है वो उसको एड्रेस करे और उसमें जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं और काफ़ी डिफरेंट चीज़ों पे उन्होंने जोर दिया। लेकिन ये इंटरेक्शन मेरे ख्याल ज़रूरी और फ्रीक्वेंट होना चाहिए। हाँ, यानी कि ये इंटरेक्शन ज़ाहिर है वहाँ पर नौजवान थे, सवालात के जवाब भी हुए। ये बताइएगा वक़ार साहब कि ख़ास तौर पर जो ज़िक्र हुआ सोशल मीडिया के हवाले से हम बात करते हैं बिकॉज़ आजकल ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल सोशल मीडिया का भी बड़ा इस्तेमाल करते हैं कि सोशल मीडिया का जो एक फितना है जो हिजान है और एवरीबडी नोज़ के जो फेक न्यूज़ का जो फिनोमेनन है वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में बड़ा इसका इशू रहा है। अमेरिकन इलेक्शन चाहे पिछले हों अभी भी बड़ा वहाँ पर इस चीज़ पे कंसर्न पाया जाता है कि प्रोपेगेंडा वहाँ से बड़ा प्रोपेगेट किया जाता है। तो ये जो एक रियासत की ने इस पर जिम्मेदारी ली है, आप समझते हैं कि ये तमाम तर इशू जो एड्रेस हो रहे हैं नौजवान नस्ल और उनसे इस हवाले से इंटरेक्शन होना ना ये एक हेल्दी तरीका है, तो आप समझते हैं कि नौजवान नस्ल के भी बहुत सारे सवाल हैं वो भी इसमें एड्रेस हुए हैं? ये सोशल मीडिया का है 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं भी जाता रहता हूँ यूनिवर्सिटियों में, स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन होता है। तो जो अभी कॉलेज यूनिवर्सिटी कोई स्टूडेंट है उसकी एवरेज जो है 5 से 8 घंटे सोशल मीडिया पे, शायद कोई लोग ज़्यादा उस पे करते हैं। तो टेक्निकली आप जितनी भी चाहे अपने जज़्बात का इज़हार है, काम है, स्टडीज़ है, आप सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, होना चाहिए। अभी आ जाते हैं कि मेनली अगर सोशल मीडिया को आप नेगेटिवली यूज़ करते, फ़र्ज़ करें आप कोई क्रिएटिव काम नहीं कर रहे या कोई स्किल लर्न नहीं कर रहे, तो फिर एक तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा जो आपने लंदन यूके का देखा अभी रिसेंटली हुआ है कि एक फेक न्यूज़ ट्रिगर हुई और उसमें 7 दिन के लिए पूरा यूके बंद था। इतना ज़्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ, उसके अंदर लोग जलाओ-घराव हुआ और बाद में पता चला कि एक फेक न्यूज़ थी। तो इसलिए हर चीज़ को बिलीव कर लेना आई थिंक ये बड़ा चैलेंज बन गया। फिर इस तरह आर्मी चीफ ने मिसालें भी दी। अगर आप लीबिया और सीरिया का शुरू का देखें, अरब स्प्रिंग जिसको कहते हैं सो कॉल्ड, ये मेनली सोशल मीडिया से ही आई थिंक ट्रिगर हुई थी। हालांकि उस वक्त इतनी ज़्यादा आई वुड से कनेक्टिविटी नहीं थी, लेकिन स्टिल उसमें आपको याद होगा इवन मिस्र में जो कायरा में हुआ कि उसमें लोग इकट्ठे हो गए और फिर एक पूरा 1 साल टर्मोइल रहा। तो एक तो अगर आप देखें जो स्टेट्स कंट्रोल कर रही हैं इसको अच्छे पॉजिटिव तरीके से, डिस्पाइट कि वो शायद डेमोक्रेसीज नहीं है लेकिन वहाँ पे अमन है। आप चाइना देख लें, आप रशिया देख लें, मिडल ईस्ट देख लें, ईरान देख लें, आपके ब्रदर ममालिक हैं और जहाँ पे सो कॉल्ड डेमोक्रेसीज हैं और अगर कंट्रोल से बाहर हैं चीज़ें तो फिर बहुत बड़ा मसला बनता है। आपने यूएस में देखा कैपिटल हिल पे स्टॉल, यानी प्रेसिडेंट ट्रम्प बीइंग अ कैंडिडेट उन्होंने ट्रिगर किया इसको जिसपे उनको मुकदमे भी चले हुए हैं। तो इस लिहाज से अगर तो इसका पॉजिटिव यूज है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसमें आई थिंक स्टेट की भी जिम्मेदारी है। इस तरह जो बेसिकली मैस कॉम से जो लोग डील करते हैं, मीडिया है, कि आप अप्राइज जरूर करें उनको एक पॉजिटिविटी की तरफ में आगे। वकार साहब एक चीज़ है वैसे, एक क्वेश्चन जहन में आता है कि चाइना की आपने मिसाल दी, चाइना, सऊदी अरेबिया और कई मिसालें ऐसी मौजूद हैं जहाँ पर मीडिया पर, सोशल मीडिया पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। कई ये व्हाट्सएप वगैरह या कई और सोशल मीडिया ऐप्स तो चलती भी नहीं हैं। वहाँ पर उनके अपने कुछ ऐप्स हैं, कंट्रोल काफ़ी है रियासती, लेकिन उसके बावजूद वो मुल्क तरक्की भी कर रहा है, उसके बावजूद वहाँ पर वो शिकायत या वो इस तरह से चीज़ें सुनने में नहीं आती जो यहाँ पर अभी फायरवॉल के ही मामले पर, तनसीब का मामला था। ज़ाहिर है उस मामले को बेहतर हैंडल किया जाना चाहिए था, लेकिन उस पर जो आवाज़ें उठी, वजह क्या है उसकी? इसमें आई थिंक दोनों चीज़ों को अगर आप देखें, जो सेंट्रली कंट्रोल्ड है और बल्कि वेस्ट में भी मिसाल दी जा रही है। ऑनेस्टली वेस्ट में अपने रिसर्च चोरी के यार ये अगर हम इसी तरह लगे रहे तो वी नॉट बी एबल टू प्रोग्रेस, बिकॉज हर जगह फॉल्ट लाइंस है। अभी वेस्ट में लाइक इमिग्रेंट वर्सेस वाइट की डिबेट हो रही है और अभी भी जो प्राइम मिनिस्टर कायर स्टारमर थे, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, जब ये यूके में राइट्स हुए हैं तो उन्होंने एड्रेस करके इनको डिजिटल थग्स का, यहाँ पे हम डिजिटल दहशतगर्द कहते हैं, बिकॉज उनको फील हुआ कि इसका बहुत नुकसान हुआ है। एक फेक न्यूज ट्रिगर होती है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। तो अच्छा, उसमें भी उन्होंने फौरन सजाएं भी दी। उनका जी हम लेके जाएंगे जब आप ये कर रहे हैं। तो अगर आप वेपनाइज करते हैं, नेगेटिवली यूज, एक तो आई थिंक होपलेसनेस का मैसेज जाता है डिस्पाइट कि अल्लाह ताला ने चैलेंजेस हैं पाकिस्तान में, ये नहीं है। उसमें आई थिंक आर्मी चीफ ने मेंशन किया कि आप देख ले 2 साल पहले डिफॉल्ट की बात हो रही थी, तो अल्लाह के फजल से निकले हैं साफ ज़ाहिर, एक्यूमुलेटेड ओवर पीरियड ऑफ आप कहने के ऑलमोस्ट जो है 15-16 साल का जितना भी इकोनॉमिक मिस मैनेजमेंट है। बाकी स्टेट की जिम्मेदारी भी है, डेफिनेटली होप भी आप देंगे, देन यू हैव टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी कि आप नौजवानों के लिए करें। उसके बाद जो है प्रोग्राम्स लाएं। इन्फ्लेशन का प्रेशर है, अभी कुछ स्टेप्स लिए गए लाइक बिजली को हर आम आदमी को इम्पैक्ट करता है। और फिर आई थिंक यूनिवर्सिटी में डिबेट जरूर हो
लेकिन अगर आप इसको चैनलाइज कर देते हैं पॉजिटिविटी की तरफ, तो चाइना की तरह आप बड़ी तरक्की कर सकते हैं और अमन के साथ रह सकते हैं। बाकी ये पाकिस्तान उसी तरह जो पहले था, सिर्फ ये है कि अभी इस वक्त चूंकि आप कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन की सेंचुरी है, तो उसमें ज्यादा इम्पैक्ट आता है। मेरे True. ख्याल में ये स्टेट की भी जिम्मेदारी है कि आपने अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है और यूथ को डायरेक्शन देनी है, और यूथ इतना भी बिल्डर नहीं है कि वो बात नहीं समझेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। वकार हसन साहब हमारे साथ थे और इस इशू पर बात कर रहे थे, और यकीनन ये इंटरेक्शन होना बड़ा ज़रूरी है, और ख़ासतौर पे नौजवानों से जिनके जहनों में सवाल हैं वो एड्रेस होने चाहिए, ताकि मिलकर अगर 65% आपके मुल्क की आबादी जिन पर डिपेंड यूथ पर मुश्तमिल है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर उन्हें कहीं से प्रोपेगेंडे का शिकार किया जा रहा है, कहीं से मिसलीड किया जा रहा है, तो फिर जिम्मेदारी रियासत की और हुकूमत की है हर चीज़ कि का उनको अच्छा अपने बुरा एक्शन इस्तेमाल से थोड़ा बेहतरी की जानिब गाइड, और जितनी इस हवाले से अवेयरनेस हो उतना ही उतना ही बेहतर कम। है। चलें जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और ज़रा सियासी मामलात पर भी बात कर लेते हैं। ख़ास तौर पे हम पीटीआई के हवाले से बात करते हैं, तो जो बानी पीटीआई हैं अडियाला जेल में सहाफ़ियों से उनकी बातचीत हुई। अब जो उस बातचीत का हमारे सामने शक्ल सामने आई है वो ये है कि वो जी ये कहते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के सरबराह पर इल्ज़ाम का मामला है और बड़ी बड़ी बातें सामने आएंगी। फिर उन्होंने मुतालबा ये कर दिया कि जो फैज़ हमीद हैं उनका ओपन कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए। अब ये वो कहते हैं कि जी सारे मामलात के ऊपर से वो कहते हैं कि मैं मज़ीद इस पर ये कह सकता हूँ कि क्या हो रहा है, क्या होगा, इस हवाले से बहुत कुछ सामने आएगा। अब ये है कि इस मुतालबे पर कि ओपन कोर्ट में ट्रायल हो, अब सिक्योरिटी ज़राए कुछ इस हवाले से बता रहे हैं, रद्द अमल इस तरह का आया है कि बानी पीटीआई होते कौन है बताने वाले कि फैज़ हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा या नहीं। बानी पीटीआई का इस मामले में ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखें कि ओपन कोर्ट में ही होगा और अच्छा, ओपन ही होगा, और फिर दुनिया को पता चलेगा कि वो क्या करते और करवाते रहे। अच्छा, उधर वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं अता तारड़ साहब, वो ये कहते हैं कि ओपन ट्रायल का मामला फ़ौज के मामलात में मुदाखलत है। बयानात से साबित होता है कि वो शदीद परेशानी और तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। उनकी कोशिश है कि बयानात से इस मामले को मुतनाज़ा बनाएं। इन हालात में फवाद चौधरी ने कौमी हुकूमत तश्कील देने का मुतालबा कर दिया। और फिर ये है कि कौमी हुकूमत के लिए बानी पीटीआई, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ उम्मीदवारों का ऐलान करें। एक कौमी हुकूमत की तश्कील होनी चाहिए। कौमी हुकूमत में इमरान खान, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म का कैंडिडेट जो है वो नॉमिनेट करे। जो नई आइनी जो इलेक्शन कमीशन है उसको एक तो तरतीब दे, असर नौ तश्कील करे इलेक्शन कमीशन की। अच्छा, अब ज़ाहिर है आपने देखा होगा पिछले दिनों बड़ी इस पर बहस हुई, खासतौर बिजली के मामले पर लेके, लेकिन अब वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात तय हो गई है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज रात बिलावल भुट्टो के एजाज़ में शाइया भी देंगे। ज़रा ये बताते हैं कि महंगी बिजली के मामले पर तवील मुद्दती यानी लॉन्ग टर्म हल जो है उसकी तलाश की जाएगी और सस्ती बिजली के लिए थर कोयले का मसला हल जो मसला है उसके ज़रिए बिजली का जो मसला है थर कोल के ज़रिए उसे हल करने की तजवीज़ दी जा सकती है बिलावल भुट्टो की जानिब से। सो ये आई थिंक दिस इज़ वेरी हेल्दी। बल्कि लोग इस डिबेट पे बड़े कहते हैं ना चस्के ले रहे थे कि देखें इनकी फिर से लड़ाई हो गई, एक बयान आया फिर दूसरा बयान आएगा, लेकिन ये हेल्दी डिबेट है। अवाम को जो इस वक्त मसला है उसके सलूशन की तरफ जाना चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए और अगर एक सूबा ऐसा कर सकता है तो दूसरा क्यों नहीं कर सकता। तो दे नीड टू उनको दे आर वर्किंग टुगेदर एंड दिस इज गुड। ये आपने अच्छा कहा कि एक पॉजिटिव साइड पे एटलीस्ट आवाम को ही फ़ायदा होगा कि चलो एक ने 45 अरब दिए और फिर वो मैं तो हैरान हो रहा था वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वाला जो मामला था कि मरिया साहिबा ने कहा कि मैं सुन रही हूँ कि लोग कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म रिलीफ है, ये शॉर्ट टर्म नहीं है, 2 महीने के लिए। अच्छा। तो जस्ट इमेजिन कि क्या सोच है। लेकिन बहरहाल कुछ भी हो आम आदमी के लिए फिर भी बहुत ज़रूरी है और कि ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी बेहतरी की जानिब जानी चाहिए आवाम के लिए, बिकॉज़ लोग काफ़ी इसमें परेशानी का शिकार हैं। लेकिन आज अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो वहाँ पर सिचुएशन ये है कि वो मैं आज जाते हुए रेडियो पे भी सुन रहा था। अच्छा, मैं समझी कि इस्लामाबाद हाँ नहीं, मैं आते हुए रेडियो पे सुन रहा था कि वहाँ पर इस्लामाबाद में जो रेड जोन है वो भी बंद है। फिर उसके अलावा तरनौल की बात करें तो वो इलाका भी बंद है, रवात की साइड भी बंद है, फैज़ाबाद भी बंद है और वहाँ पर ज़ाहिर है कि प्रोटेस्ट वगैरह भी हो रहे हैं और कुछ जलसे की कॉल भी दी गई। अच्छा, हमारे साथ कौन है बताइएगा, हमारे नुमाइंदे बाबर मलिक हमारे साथ हैं तो ज़रा उनसे डिटेल जान लेते हैं। बाबर बताइएगा कि क्या इस वक्त शहर की सूरत हाल है।
देखिए, आज जलसा करना था करनौल में और ऐलान कर रखा था पीटीआई की जानिब से और दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की ज़िली इंतजामिया की इंटेलिजेंस कमेटी ने और इसका इजाज़तनामा मनसूख करने की सिफारिश की। इजाज़तनामा एक जानिब से मनसूख हुआ और दूसरी जानिब से यहाँ पे पाबंदियाँ भी लगा दी गई। 144 का नफाज है दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में और इस यहाँ पे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के जो हैं वो तलबा को स्कूल में आम तब्दील का ऐलान कर दिया गया। साथ ही साथ रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुल्क का जो रास्ते हैं उनको सील किया गया। फैजाबाद के मकाम पर कंटेनर लगा के फैजाबाद बंद कर दिया गया है। यूं दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का जो मेन रास्ता है, मेन मरकजी शहरा है, ये बंद है। इसके साथ साथ 26 नंबर चुंगी पे कंटेनर लगे हुए हैं, वो रास्ते बंद किए गए हैं। तरनौल की जानिब जाने वाले रास्ते बंद किए गए हैं। टेक्सला, वाह और अटक के मकामात पर भी कंटेनर खड़े कर दिए गए हैं और वहाँ पे भारी नफरी तैनात की गई है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लिए मेट्रो बस सर्विस जो है ये बड़ा जरूरी एक अंसर होता है रोजाना की रूटीन में। वो सर्विस भी आज के रोज हिफ्ज़े मा तक़द्दुम के तहत जो है वो बंद कर दी गई है ताकि कोई खुदा न खास्ता ऐसा वाक़या हो तो इस सर्विस को नुकसान ना पहुंचे। यहाँ पे मरी रोड के ऊपर इस वक्त फैजाबाद है, चांदनी चौक है, कमेटी चौक है, लियाकत बाग, मरीड हसन और सदर के इलाकों में जो है वो पुलिस तो बाबर ये वो 3 रोजा अल्टीमेटम का मामला भी है इसमें। वदाई पोर्ट पर पुलिस मौजूद है। जो रास्ते जो है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को मिलते हैं वहाँ पे पुलिस जो है वफाकी दारुल हुकूमत की पुलिस और रावलपिंडी पुलिस अपनी अपनी हदूद में नफरी लेके खड़ी है। प्रिजनर्स वैन मुख्तलिफ मकामात पर खड़ी की गई है, स्टैंड बाई की गई है। अगर यहाँ पे प्रोटेस्ट होते हैं या रैलियां निकलती हैं तो उनको कैसे रोका जाए। रावलपिंडी में इस वक्त 144 का नफाज है रावलपिंडी में भी और 24 अगस्त तक ये नफाज जारी रहेगा। 5 से ज्यादा अफराद या 4 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी है, गिरफ्तारी का हुक्म है। अच्छा। पीटीआई की जानिब से ये कहा गया है कि पुलिस की जानिब से जुड़वा शहरों में गिरफ्तारियां और ठीक है बाबर, थैंक यू सो मच। बाबर हमें बता रहे हैं कि जी पीटीआई की आज जलसे की कॉल है तो फिर शहर भर में हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा नफरी भी तैनात हो गई है और दफा 144 का नफाज है। अच्छा, इस पर वजीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, वो ये कहते हैं कि हमने अमन बरकरार रखना हमारी अवलीन तरजीह है और किसी को रेड जोन में आने की इजाज़त नहीं दे सकते। एहतजाज हर किसी का हक है लेकिन मुनासिब जगह पर होना चाहिए और इससे आवाम के रोज़मर्रा मामूलात में खलल नहीं पड़ना चाहिए। आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पहली तरजीह है और पहली ज़िम्मेदारी है। आवाम के जानो माल के लिए कानून की अमलदारी को यकीनी बनाया जाएगा और कानून हाथ में लेने वालों के ख़िलाफ़ कानून हरकत में आएगा। अटक से खबर शामिल कर लेते हैं। अफसोसनाक यहाँ से अपडेट्स आ रही हैं। ढेरीकोट में स्कूल वैन पर फायरिंग हुई है और इसमें 2 बच्चे जाँ बहक हुए हैं, 5 अफराद ज़ख्मी हैं जबकि नामालूम अफराद की फायरिंग की जानिब से फायरिंग की गई। स्कूल वैन का ड्राइवर भी ज़ख्मी हुआ है। रेस्क्यू ज़राए अभी तक ये सब बता रहे हैं और रेस्क्यू ने यह भी बताया है कि टीमें ज़ख्मी बच्चों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर रही हैं। अब बच्चों की जो उम्रें हैं वो 10 से 12 साल के दरमियान बताई जा रही हैं। चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। स्टे विद अस। चलें जी, वेलकम बैक वंस अगेन। और जो शुरू में हमने बात की थी क्रिकेट की तो ज़रा उस पर डिटेल्ड बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कल क्या हुआ। ये पहला टेस्ट रावलपिंडी में और वही हुआ जो यूजुअली होता है कि जो आपका टॉप ऑर्डर है वो नाकाम हो जाता है और 3 खिलाड़ी हमारे गिर गए इन द सेंस कि आउट हो गए। और फिर मैच का जो आगाज़ एक तो पहले ही बारिश की वजह से ताख़ीर से हुआ, दूसरे ये कि पाकिस्तान की इब्तदाई 3 विकेटें जो गिरी वो सिर्फ 16 रन्स पर गिरी हैं, जिसका मैं बता रहा था आपको कि वो इब्तदाई तौर पर ऐसा लगा कि जैसे वो आए ही जल्दी जाने के लिए थे, जिसमें कप्तान साहब भी शामिल थे, बारिश का मौसम एंजॉय करना चाहते हो तो ग्राउंड में भी जाके एंजॉय कर लेते हैं। धूप में तो खेलना किसी को अच्छा नहीं लगता। ग्राउंड में चाय पीने का मौका तो नहीं मिलेगा ना, तो चाय पी के ही गए होंगे ना, चाय पी के मौसम एंजॉय करें। चले देखते हैं वैसे ये सॉफ्ट डिसमिसल हुए कैसे। ही गॉट अ वेरी गुड बॉल, लेग साइड पे खेलने जा रहे थे, एज हुआ और कीपर ने क्या शानदार कैच किया। ये दैट्स रिमार्केबल। अच्छा, होम ग्राउंड पर आई हर्ड कि बाबर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि वो 0 पर आउट हुए हैं।
सो बाबर की विकेट आपने देख ली लेकिन है। बहरहाल अभी ये चक्कर है कि 16 पे 3 विकेटें करने के बाद मैंने जिस तरह से कहा कि साइम अयूब जो कि अपने नो लुक शॉट की वजह से अमूमन जाने जाते हैं और उसकी वजह से आउट भी होते हैं, लेकिन ही केम टू स्टे, ही प्लेड वेल फॉर हिज 50। मेडन उनकी टेस्ट क्रिकेट में 50 रही, उसके बाद वो आउट हो गए। उसके बाद साथ ही साथ सऊद शकील लुक्स प्रॉमिसिंग, ही स्टिल ऑन द क्रीज विद अ 50। साथ में रिजवान आए हैं उनका साथ देने के लिए। और अभी पाकिस्तान का स्कोर है, यानी कि कल जब इनिंग्स उस पहले दिन का खेल खत्म हुआ था तो 158 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। तो लेट्स होप दे कंटिन्यू विद दैट। फास्टेस्ट 1000 रन भी सऊद शकील ने मुकम्मल कर लिए। तो आज का जो आगाज़ है वो बड़ा प्रॉमिसिंग लग रहा है। सो इसी पर फिर हम बात कर लेते हैं कि अब मज़ीद हम मौसम की क्या एक्सपेक्टेशन रखें, वेदर आज क्या अपने तेवर दिखा रहा है। और इसी सारी सूरत पर हमारे साथ नजीब मौजूद हैं, नजीबुल हसनैन, स्पोर्ट्स एंकर पर्सन, स्पोर्ट्स शो करते हैं। और साथ ही हमारे साथ शाहिद हाशमी हैं, नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल। तो नजीब, ज़रा पहले आपसे आगाज़ कर लेते हैं। इनिशियल जो हमने देखा टॉप ऑर्डर हमारा जिस तरीके से गया, सो टेस्ट में हम ज़ाहिर एक्सपेक्ट करते हैं कि खिलाड़ी ज़रा उनके पास बड़ा मौका होता है खुल के खेलने का भी, अपने भी रिकॉर्ड बेहतर बनाने का भी। सो व्हाट डू यू थिंक कि हुआ क्या शुरू के जो 3 खिलाड़ी गए 16 रन पे? अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग सबसे पहले। और आपको गुड मॉर्निंग। हम तो उठते हैं। तो बात ये है कि असल में ये बहुत ट्रिकी पिच थी और शुरुआत में जैसे कि ईशान ने भी कहा, जो भी टॉस जीता वो बॉलिंग का फैसला करता। और बांग्लादेश क्रूशल टॉस जीता। इनिशियली यहाँ पे फास्ट बॉलर्स को बड़ी सपोर्ट मिली थी। क्रेडिट पूरा बांग्लादेशी फास्ट बॉलर्स को, इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है और इतनी डेप्थ भी नहीं है उनकी बॉलिंग में, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे 16 पर 3 गिरा दिए। इसमें अब्दुल्ला शफीक को आप कह सकते हैं कि उनका आउट है। उनके बारे में मैं जब भी मेरे प्रोग्राम में भी जितने फॉर्मर प्लेयर्स आते हैं सब कहते हैं बड़ा टैलेंट है, बड़ा स्किल है, बट वो उसको उस तरह से जस्टिफाई नहीं कर रहे। ऑल्दो उनकी पहले परफॉर्मेंसेज अच्छी रही हैं, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया में और यहाँ पे आए थे भी, अब वो थोड़ा मुझे लगता है टाइम आ गया कि वो उसको डिलीवर भी करके दिखाएं। साथ साथ शान मसूद अनलकी रहे, क्योंकि टीवी एम्पायर के पास कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था, फिर भी उन्होंने उनको आउट दिया। मेरे हिसाब से वो नॉट आउट थे। अच्छा। और बाबर आजम का प्रॉब्लम ये है कि मतलब ये हमारा ही कसूर है शायद। मुझे लगता है कि हम जरा सा टैलेंट और जरा सा स्किल देखते हैं तो हम किसी को इतना बड़ा बना देते हैं कि अच्छा नहीं, मैं एक चीज़ ये कह रहा था कि जिस रोड पे बाबर आजम जा रहे हैं, वैसे तो आई फील कि ही वाज अ बिट अनलकी, और हमें इतनी तवक्को नहीं होती। हम बेसिकली अपने प्लेयर्स को देखते देखते आदी हो जाते हैं कि दूसरे भी ऐसे मुश्किल कैच नहीं पकड़ेंगे जैसे पकड़ लेते हैं। तो ऐसा ही अब्दुल्ला के साथ हुआ और बाबर के साथ भी। लेकिन मैं वो कंपैरिजन्स की बात कर रहा था। यू रिमेंबर कि इससे पहले अहमद शहजाद, फिर उसके बाद हमारे उमर अकमल भाई, इन सबको कंपेयर किया जाता था कि दे आर जस्ट लाइक विराट कोहली। सेम हैपेंड विद बाबर। बाबर हैड द पोटेंशियल, ही इज़ डूइंग गुड, ही प्लेड गुड, लेकिन अब सॉफ्ट डिसमिसल्स उनके बहुत बढ़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। खैर अहमद शहजाद और उमर अकमल का इस तरह से कंपैरिजन तो अनफेयर था। बाबर ऑब्वियसली शोड अ लॉट ऑफ स्किल। मैंने और आपने तो उनको बड़ा प्लेयर नहीं बनाया था ना। दुनिया में सारे बड़े क्रिकेटर्स, फॉर्मर क्रिकेटर्स, और सिर्फ पाकिस्तान के नहीं सारी दुनिया के, उनको अपने बेस्ट प्लेयर में कंसिडर करना शुरू हो गए थे। बट मैं यही तो कह रहा हूँ, जब आपकी डायरेक्शन इस तरफ हो कि मैं कप्तान बनूं, मेरे रन बन जाएं, मैं कर रही हूँ, तो फिर उसके बाद रिजल्ट भी ऐसे ही आ रहे थे। जब आपकी परफॉर्मेंस जीत के लिए रोल प्ले करती है ना बड़ा, तब आप बड़े प्लेयर बनते हैं। तो आई होप बाबर रियलाइज दैट और वो अपनी विकेट की इम्पोर्टेंस समझें, क्योंकि हमारे जो होम टेस्ट है इसमें अगर बाबर नहीं चलेंगे तो हमारा कहीं भी, बांग्लादेश तो चले एक आसान हरीफ है, लेकिन आगे इंग्लैंड में आना है और फिर उसमें अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो इट्स हाईली अनलाइकली कि पाकिस्तान कुछ अच्छा कर सके। शाहिद साहब, आप इसी सवाल का हिस्सा बने कि क्या हुआ, और बाबर की जो इस हवाले से डिस्कशन हो रही है, होम ग्राउंड पर पहली मरतबा 0 पर आउट होना, जिस तरह आउट हुए वो डिस्कशन में आ रहा है, क्या ये टॉप ऑर्डर के साथ मामला रहा? आपका क्या इस पर तज्जिया है? देखिए तकरीबन 1 साल हो गया, चाहे T20 हो, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट मैचेस हो, बाबर को बॉलर आउट नहीं कर रहे, बाबर खुद आउट हो रहे हैं सॉफ्ट डिसमिसल्स, खराब शॉट से, अपने फैसले में जो उनकी कंफ्यूजन नजर आ रही है उसकी वजह से आउट हो रहे हैं। बॉलर आउट नहीं कर रहा। पूरा वर्ल्ड कप, ODI वर्ल्ड कप हमने देखा, T20 वर्ल्ड कप के मैचेस देखे 3, उसके बाद अब ये टेस्ट मैच देख रहे हैं। एक अच्छी खासी बाहर जाती हुई गेम, उसको आधा शॉट खेलकर उन्होंने एच किया और कीपर ने बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा। तो बाबर अपनी गलतियों से आउट हो रहे हैं
और जहाँ तक टॉप ऑर्डर की बात है तो टॉप ऑर्डर तो पाकिस्तान का इसी तरह का है। अब्दुल्ला शफीक अब वो खिलाड़ी हैं जिनको हम बार बार ये कहते हैं कि वो बड़े टैलेंटेड हैं। ऑल्दो उनका टेस्ट में अभी तक एवरेज 44 है। उन्होंने बड़ा अच्छा एक डबल 100 पिछले साल बनाया था, लेकिन वो जिस तरह आउट हुए उससे लगा कि वो बहुत जल्दबाजी कर रहे थे। एक बहुत ही वाइल्ड शॉट उन्होंने खेला और कैच भी उनका बहुत ही अच्छा हुआ। और नोइंग शाहिद भाई, नोइंग के ये तो प्लेयर्स जो हैं क्लब लेवल से खेलते खेलते जब जाते हैं तो उन्हें पता होता है कि फील्ड कहाँ ली हुई है। शुरू में जब अभी बारिश के बाद हम आए हैं तो बॉलर्स को असिस्टेंस भी मिलेगी, बॉल मूव भी कर रहा है और बॉल एज लग के कहीं पर भी जा सकता है। दे हैव ऑल द स्लिप्स फॉर दैट, स्टिल डूइंग दैट, स्टिल प्लेइंग दिस शॉट। शुरू में बहुत जल्दी कर ली और इतना कोई वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक भी नहीं है। जो बांग्लादेश के 3 फास्ट बॉलर हैं उनमें से 2 तो अपना दूसरा टेस्ट मैच खेलना, इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। बांग्लादेश ने बहुत बड़ी गलती की है कि उनके जो खालिद अहमद एक्सपीरियंस बॉलर थे, 14-15 टेस्ट मैच खेले हुए, 28-30 के करीब उनकी विकेटें, उनको नहीं खिलाया। और इसी तरह पाकिस्तान ने 4 फास्ट बॉलर खिलाए, 1 स्पिनर खिलाना चाहिए था। अब अगर पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में अच्छी बड़ी लीड नहीं ली तो फिर तीसरी और चौथी बैटिंग इस विकेट पे करना मुश्किल होगा। इसलिए खुद कप्तान शान मसूद टॉस पे कह रहे थे कि अगर क्रैक आएंगे तो फिर जरा थोड़ा मुश्किल। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि वैसे तो टीम के बारे में कहा जा रहा है कि इट्स बैलेंस्ड एंड इट्स फाइन, लेकिन नजीब आप जरा ये रोशनी डालिएगा कि अबरार को क्यों नहीं हिस्सा बनाया जाता, स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया। यही तो देखिए, अभी आप भी यही बात करें, शाहिद भाई ने भी बड़ी अच्छी बात की अभी तो बाबर के हवाले से, तो बाबर खुद आउट हो रहे हैं। हाँ, सॉफ्ट डिस्मिसल ब्रदर। दूसरी बात अभी इन्होंने की कि क्रैक्स पड़ सकते हैं, तो फिर हमने तो स्पिनर ही नहीं लिया। हम तो इस सिचुएशन का भी आखिरी दिन में फायदा नहीं उठा पाएंगे। हमें फिर अपने वो पार्ट टाइम स्पिनर से ही चलना पड़ेगा। सलमान अली आ गए हमारे पास, अदरवाइज तो हमें अबरार को यहाँ होना चाहिए था। ये मुझे नहीं समझ में आता कि टेस्ट क्रिकेट में आप एक भी स्पिनर ना रखें, ये बड़ी अजीब सी बात है। और साथ साथ मैं चाहूंगा आप लोग शाहिद भाई से ये भी पूछ लें कि आगे बारिश की क्या चांसेस हैं, बिकॉज सुना तो यही था कि 5वें दिन बारिश है। अभी तो फिलहाल धूप निकली हुई है, लेकिन आगे क्या सिचुएशन है? लेकिन शायद साहब वैसे आज आप जब नजीब भी कह रहे हैं धूप निकली हुई है, मौसम की वजह से भी ज़ाहिर है बड़े क्रिकेट में सारे सिचुएशन भी चेंज हो जाती हैं। आज वैसे क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या बताया जा रहा है? देखिए अभी तो काफ़ी तेज़ धूप निकली हुई है और अतराफ में जो वो लगाए हुए कंटेनर्स, उससे तो मेरा ख्याल है बादल भी नहीं आ सकते पिंडी स्टेडियम की तरफ। चारों तरफ से स्टेडियम के पूरे पिंडी को कॉर्डन ऑफ किया है। मरी रोड तो पूरी तरह से बंद है, शायद कोई पीटीआई का जलसा है उसकी वजह से चारों तरफ से। और स्टेडियम आना लोगों के लिए 6:30 बजे के जो लोग निकले हुए हैं वो 9-9:30 बजे पहुंच रहे हैं। तो जब कंटेनर्स लगा के लोगों को रोक रहे हैं तो मेरा ख्याल है बादल भी रुक जाएंगे, बारिश तो नहीं होगी, तेज धूप निकली हुई है। लेकिन पिंडी का मौसम बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है सर। वहाँ पर जब धूप ज्यादा निकलती है, चंदी लम्हात में बादल आते हैं और बारिश भी हो जाती है, क्योंकि ये मौसम अभी सावन चल रहा है तो इट्स क्वाइट अनप्रेडिक्टेबल कि 5 रोजा टेस्ट मैच वहाँ सुकून से हो जाए। ऑफ सीजन है, इस सीजन में क्रिकेट होती नहीं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट का शेड्यूल ऐसा है कि जिसकी वजह से आपको जल्दी जल्दी सीरीज खेलनी पड़ती है। बांग्लादेश की भी आगे कमिटमेंट है, पाकिस्तान की भी कमिटमेंट है, लेकिन अभी तक पिंडी स्टेडियम और इसके अतराफ में काफ़ी तेज़ धूप है और बादल बिल्कुल गहरे जैसे ब्लू होते हैं ना, वो बड़े प्यारे से ब्लू हैं। अभी बारिश का कोई इम्कान नहीं, लेकिन आगे प्रेडिक्शन ज़रूर है कि फोरकास्ट में कि बारिश होगी। अच्छा जी, ये भी अच्छी बात है। अच्छा, एंड में ये नजीब, जिस तरीके से सऊद शकील इस वक्त एक बड़े प्रॉमिसिंग स्टार्ट के साथ और एक अच्छी इनिंग्स खेल के क्रीज पर मौजूद हैं, उस पर मैं आपका नुक्ता नज़र चाहूँगा। और दूसरा ये है कि साइम अयूब, आई मीन थोड़ा काफ़ी उनका अप्रोच अच्छी दिखाई दी इस मैच में। जी 98 रन की पार्टनरशिप के बाद ही तो पाकिस्तान की जान में जान आई है, वरना 16 पे हमारे 3 आउट थे। और जैसे अभी शाहिद साहब ने कहा कि उनकी बॉलिंग इनएक्सपीरियंस भी है और डेप्थ भी नहीं है, तो उन्होंने अपना बहुत अच्छा, मैं समझता हूँ उस लिहाज से बहुत अच्छी बॉलिंग कराई और वो आउट किए हमारे टीम शुरू में। और फिर साइम और सऊद शकील की पार्टनरशिप ने हमें बचाया। सऊद आई थिंक इज शोइंग दिस क्लास, और मैं आपको बता रहा हूँ कि वो तैयारी कर रहे हैं, वो फ्यूचर के कप्तान है, नाइट कप्तान वो ऑलरेडी बन चुके हैं। ही हैज दैट एबिलिटी इन हिम। और साइम को देख के मुझे खुशी हुई कि ऐसी फंसी हुई सिचुएशन में उन्होंने जो 50 किए, अब इसको आगे कन्वर्ट करना है, बड़े स्कोर की तरफ जाना है, क्योंकि स्किल और टैलेंट है, हम सबको पता है। लेकिन मुझे ये पहले से कर्तव्य दिखाने लगते हैं ना, वो नहीं करना, पहले रन बनाने। और स्पिनर का फैसला ना नहीं होना, अभी तो ज़ाहिर है आज दूसरे दिन का खेल है, तीसरा चौथा दिन आता है, तो आपको लगता है कि ये फैसला गलत साबित होगा, विकेट स्पिन कर सकती है?
जी नजीब। हेलो जी। ये तो देखिए, हम जो टीम अनाउंस हुई थी उसी वक्त से बोले जा रहे हैं। मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा इंसान होगा जो इस मैच को और क्रिकेट को बेसिकली फॉलो करता है और वो कहे कि ये फैसला ठीक है। आपके पास एक स्पिनर होना, एक क्वालिटी लाजमी है। स्पिनर होना बहुत जरूरी है। तो शायद भाई मतलब ये वैसे इसके पीछे क्या मंतक हो सकती है? आई मीन एवरीबडी इज क्वेश्चनिंग दैट, आप लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं, क्यों नहीं गए किसी स्पिनर के साथ? देखिए, एक ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी के ग्रीन पिच है तो सारे फास्ट बॉलर खिला दें। इवन ऑस्ट्रेलिया भी जब खेलता है तो 3 फास्ट बॉलर और नेथन लायन तो उनके होते हैं। 400 प्लस विकेटें हैं, हर टेस्ट मैच का अहम रुकन होते हैं वो ऑस्ट्रेलिया की टीम का, इसलिए कि बड़ा जरूरी है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया 6 बैट्समैन खिलाता है, कीपर को मिला के। हमारे 6 बैट्समैन हैं, प्लस सलमान आगा 7वें नंबर पर आएंगे। उसके बाद हमारे 4 बॉलर हैं, जो लोग 4 के चारों फास्ट बॉलर हैं, समझ रहे हैं कि सलमान आगा अच्छी खासी स्पिन बॉलिंग कर लेंगे। तो ये अजीब सी हिकमत अमली है। यूजुअली जाना चाहिए 6 बैट्समैन, 1 ऑलराउंडर और फिर बॉलर, और उसमें एक स्पिनर जरूर होना चाहिए। बांग्लादेश ने भी गलती की है बाय द वे, उन्होंने अपने लेफ्ट आर्म स्पिनर ताइजुल इस्लाम को नहीं खिलाया, जो उनके सबसे एक्सपीरियंस शाकिब के बाद सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस बॉलर। चलें, थैंक यू सो मच नजीब। शाहिद आशमी हमारे साथ थे। अब देखते हैं जी, आज मैच आगाज होता है और होपफुली टाइम पर हो जाएगा, जैसे कि वेदर प्रेडिक्शंस आ रही हैं कि मौसम तो अभी ठीक है, लेट्स होप सो। पिंडी का मौसम चेंज होते हुए वैसे कोई वक्त नहीं लगता, लेकिन फिर भी लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अच्छा जी, खबर इस्लामाबाद के हवाले से एक आपको दे रहे हैं कि पीटीआई का जो जलसा होने जा रहा था उसे मुलतवी कर दिया गया है, ऐसा बताना है बैरिस्टर गौहर का, और तफसीलात दे रहे हैं अब्दुल कादिर। बताइएगा, कल तक ये कहा जा रहा था कि कुछ भी हो जाएगा, इस बार जलसा मुलतवी नहीं होगा, और इसके लिए अगर इजाज़त लेनी पड़ी, अदालत भी जाना पड़ा तो जाएंगे। तो ये अब फैसला किस बुनियाद पे हुआ है? देखिए, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए भी एक शॉकिंग डिसीजन होगा। बिल्कुल लास्ट मिनट पर पीटीआई ने ये जलसा एक बार फिर मुलतवी करने का फैसला किया है, और इस बार ये फैसला बानी पीटीआई की जानिब से किया गया है। और अब से कुछ देर पहले मेरी बैरिस्टर गौहर से बात हुई इस बारे में, तो उन्होंने बताया कि बानी पीटीआई ने आज मुलाकात के लिए बुलाया था आजम स्वाति को, और उसके बाद उन्हें ये कन्वे किया गया आजम स्वाति की जानिब से कि आप भी उनके हमरा अडयाला जेल आइए। तो अब से थोड़ी देर पहले बैरिस्टर गौहर और आजम स्वाति ने अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात की है, और इस मुलाकात में उन्हें ताज़ा तरीन सूरत के बारे में आगाह किया गया है, जिसके बाद हिदायत जारी की गई कि आज का जलसा मुलतवी कर दिया जाए और सितंबर तक इसको मुलतवी किया जाए, यानी सितंबर में दोबारा जलसे के लिए अदालत से रजू किया जाए या जो भी इसकी कार्रवाई आगे बढ़ाया जाए। तो इस वक्त बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर ये इतलात आ रही थी कि जलसा मुलतवी कर दिया गया है। तो एज पर बैरिस्टर गौहर, चूंकि उनसे टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, तो हम ये कह सकते हैं कि पीटीआई ने आज का होने वाला जलसा मुलतवी कर दिया है। लेकिन इस वक्त भी काफिले रवादमा है और जलसे के बाकी इंतजाम जैसे चल रहे थे गुज़िश्ता रात से अभी तक जारी हैं। अब पीटीआई लीडरशिप कैसे कन्वे करेगी अपने कारकुनान को, ये देखना होगा। चल, थैंक यू सो मच कादिर, हमें आगाह कर रहे थे। अच्छा, 9 मई केस, बानी पीटीआई के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने का बयान किसी मैजिस्ट्रेट के सामने या तहरीरी तौर पर नहीं दिया। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब वासी कयूम और उमर तनवीर भट्ट ने दरख्वास्त इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जमा करा दी। तो बाबर से जान लेते हैं। जी बाबर। आज यह मोहम्मद फैसल मलिक एडवोकेट के जरिए ये आज रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत मलिक इजाज आसफ की अदालत में एक दरख्वास्त जमा करवाई है, जिसमें उन्होंने इस बयान अपने तलिक 164 का जो बयान था बानी पीटीआई के खिलाफ के, उनकी तकारीर सुनकर वो मुतासर हुए और पुरअमन की बजाय पुरतशद्दुद उन्होंने मामलात किए और हमले किए, वहाँ में मुलविस रहे। ऐसे तमाम बयानात से वो आज मुनरफ हुए हैं, और जिसमें उमर तनवीर भट्ट हैं, वासी कयूम अब्बासी हैं, और यहाँ पे उन्होंने कोर्ट में ये सदा की कि हमारे खिलाफ से मुतलिक जो बयान मंसूब करके दिए गए, ना तो हम किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए, ना हमने ऐसा कोई बयान दिया, जो भी है वो बयानात फेक है। बानी पीटीआई ने हमेशा हमें पुरअमन जदोजहद का दर्ज दिया। फाजिल अदालत की जानिब से दरख्वास्त समाज के लिए जो है रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया है, और इसकी बाकायदा समाज जो है वो अडयाला जेल में मुकर्रर की गई है। अडयाला जेल में इसकी समात होगी, जहाँ पे दीगर बानी पीटीआई समेत दीगर जो मुकदमात से मुतलिक मुल्ज़मान हैं, जिसमें बशारत राजा और दीगर अहम तरीन पीटीआई के रहनुमा हैं, वो पेश होंगे। वहाँ ये समात मुमकिन है हो। बहुत शुक्रिया। चलिए जी, खबरें भी शामिल कर ली हमने, अब एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं।
वेलकम बैक वंस अगेन। और ज़ाहिर है हमारे अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, आजकल की यूथ की, नौजवानों की, तो बड़ा नाम बना रहे हैं। और मैं ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स देख रही हूँ खासतौर पर इंटरनेशनली, उसमें ना सिर्फ उनको अवार्ड मिल रहे हैं बल्कि उनकी जो काविश है उनको सराहा भी जा रहा है। तो आज हम आपकी 2 होनहार तलबा से मुलाकात करवाने जा रहे हैं। लेकिन क्यों करवाने जा रहे हैं? क्योंकि आपको याद है कि पाकिस्तान ने हाल ही में चाइना के साथ मिलकर जो पूरा एक प्रोजेक्ट था, तो चांद की तस्वीर हम सैटेलाइट से चांद वहाँ पर पहुँच के हम उनके सैटेलाइट के थ्रू जो है वो चांद की तस्वीर लेने में हम कामयाब हुए। तो ये बड़ा कामयाब तजर्बा रहा पाकिस्तान के लिए। अब जो ये तलबा हैं, इन्होंने एरोस्पेस मुकाबले में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। नस्ट रॉकेट टीम ने स्कॉटलैंड में एरोस्पेस कैन सेट कैटेगरी के मुकाबले में अपना बेहतरीन प्रोजेक्ट पेश करके 2nd पोजीशन हासिल की है। दैट इज़ गुड। और बरतानिया समेत मुख्तलिफ ममालिक की टीमें वहाँ पर शरीक थीं। और फिर ये है कि ये तमाम मेंबर्स जो हैं नेस्ट रॉकेट टीम के बेसिकली अंडर ग्रेजुएट्स हैं और नेस्ट रॉकेट टीम सोसाइटी का हिस्सा हैं जो बैरून मुल्क मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं नेस्ट रॉकेट टीम की इलेक्ट मेंबर ईशा महमूद और मैकेनिकल मेंबर सैयद फ़हीम नबील। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे स्टूडियोज़ में आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले ये मुझे बताइएगा कि हाउ डिड इट स्टार्ट? आप लोगों का इंटरेस्ट था स्पेस साइंस में, किस तरीके से आप लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया इस इवेंट में? बेसिकली ये हुआ है कि हमारी जो टीम है ना वो स्टार्ट हुई है 2019 में। अच्छा। तो वो स्टार्ट भी हमने नहीं की, जो हमारे सीनियर्स रह चुके हैं उन्होंने स्टार्ट की। Okay. अब उनका विजन ये था कि दे वर एरोस्पेस एंथुसियास्ट, लाइक दे वांटेड टू वर्क विद रॉकेटरी। Okay. अब उन्होंने ये देखा कि इफ़ यू सी कि पूरी दुनिया में इस चीज़ों पे काम हो रहा होता है, लाइक स्टूडेंट्स आर वर्किंग ऑन इट। ऐसे कब अमेरिका में होता है, मैक 24 यूके में हो रहा होता है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स ग्लोबली हो रहे होते हैं। तो दे वांटेड कि पाकिस्तान की यूथ भी इस चीज़ में आए, पाकिस्तान में भी जो यंग स्टूडेंट्स हैं जो इस चीज़ में इंटरेस्टेड भी हैं और जो पैशनेट भी हैं और उनके अंदर इतनी एबिलिटीज़ भी हैं कि दे कैन डू इट। दे वांटेड कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में बने कि जहां और भी स्टूडेंट्स को मौका मिले कि दे कम फॉरवर्ड एंड दे वर्क इन रॉकेटरी। उस तरह उन्होंने ये टीम स्टार्ट की थी। एंड देन उसके बाद से ये हो रहा है कि वी जस्ट रिक्रूट न्यू मेंबर्स और देन वी टीच देम। और फिर ये होता है कि जो जिन्होंने स्टार्ट की थी दे ग्रेजुएट और उसके बाद ये टीम चलती है। चलें तो फ़हीम आपसे ज़रा हमें ये प्रोजेक्ट समझाएं ये क्या है, क्योंकि तो ज़ाहिर है इस फील्ड में हम बहुत कम देखते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी अचीवमेंट है और 2nd पोजीशन लेना। तो ये प्रोजेक्ट है क्या? तो रिसेंटली अभी हमने मार्क 24 में पार्टिसिपेट किया था कैटेगरी 1, जो कि बेसिकली एक सैटेलाइट प्रोटोटाइप है। ओके। जो कि आपका रॉकेट में आपका वो प्रोटोटाइप जाता है और वो मतलब काफ़ी 6000-7000 फीट ऊपर जाके वो फिर डेटा कलेक्ट करता है। वो डेटा कोई भी टाइप का हो सकता है, वेदर डेटा हो सकता है या कोई भी टाइप का डेटा हो सकता है। तो वो डेटा कलेक्ट करता है और फिर वो हम जब वो रिसीव हम करते हैं तो फिर वो डेटा हमें मिलता है। अच्छा 6-7 हज़ार फुट या 6-7 हज़ार मीटर? मीटर ना। ओके। सो अब वो कैनसेट में अब बहुत से स्टेजेस होते हैं। मैंने जो मेरा मेन पार्ट था वो डिज़ाइन स्टेज था, उसको मॉडल करना और उसका जो वर्चुअल डिज़ाइन है 3D मॉडलिंग करना, उसको बनाना। फिर उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो हमने 3D प्रिंटिंग से, वो एक अलग उसका प्रोसेस होता है। तो वो सब उसका पार्ट था। इसमें हमने दिसंबर से स्टार्ट किया था। इसका हमें 6 मंथ्स लगे थे हमें इसमें पूरा करने में। और इसमें So what was the actual thing which made your project stand out? हमारी जो मेन फीचर थी वो हमारी कह लें हमारा जो कैंसर था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत स्टेबल था। हमारे कंपटीशन में ये जो वहाँ के जो होस्ट थे उन्होंने भी कहा था कि हमारा जो था वो सबसे बेस्ट था अमंग ऑल द अदर इंटरनेशनल टीम। स्टेबिलिटी के लिए क्या चीज़ें मेजर करते हैं? उसका स्टे कितना है वहाँ पर जहाँ पर आपने उसको भेजा है, जितना ऊपर आपने भेजा है, या क्या चीज़ें होती हैं जो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारा ऊपर तो जाएगा मगर आके फिर रिकवर भी हो। कैंसर नीचे भी आना होता है, रिकवर भी करना होता है। ओके। तो रिकवर के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो एक तो पैराशूट से रिकवर होता है, तो पैराशूट हमारा सही हो, डिप्लॉय हो जाए। हाँ, डिप्लॉय सही हो, मतलब कोई जो स्ट्रिंग्स है वो टेंगल ना हो। और ये है कि जो आपकी बॉडी है वो स्ट्रॉन्ग हो इनफ कि वो सब कुछ मतलब रेजेंट रहा हो, कोई भी चीज़ ब्रेक ना हो। स्पेशली सेंसर्स वगैरह आपके सर्किट्स हैं ये सब ब्रेक नहीं हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और सही जगह पे लैंड भी करे फिर। हाँ, लैंड भी ये करे और ज़्यादा दूर ना जाए। वो सब पार्ट ऑफ द प्रोसेस होता है कि जब लैंड करने के बाद फिर ढूंढना, और बहुत बड़ी फील्ड होती है तो वो सारे चैलेंजेस होते हैं, तो उसको हमने ओवरकम किए थे विद टाइम। दैट्स नाइस। आप क्या बताएंगे ईशा कि अब आगे इस प्रोजेक्ट के बाद क्या मतलब हम क्या उम्मीद रखें, व्हाट नेक्स्ट
या अभी हमारा ये है कि हमारा ये प्रोजेक्ट समर्स में हुआ है एंड देन वी जस्ट स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट, तो हमें रुकना नहीं है। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो ये कि वी वांट टू मेक अ रॉकेट and we are gonna launch it in Pakistan inshallah. Okay. And if you're into rocketry ज़रा सा भी in Pakistan, तो you know this is a big thing because I don't know last 20 years में कुछ नहीं हुआ ऐसा खास पाकिस्तान में लॉन्च, बल्कि 20 से भी ज़्यादा अगर आप देख लें तो पाकिस्तान में कुछ भी लॉन्च नहीं हुआ। हम दूसरों की असिस्टेंस से करते हैं जो करते हैं, वैसे खुद से नहीं करते। Exactly. But पाकिस्तान में एक चीज़ लॉन्च होना, this is a really new thing, और वो भी student made project हो, तो this is something new and big as well, and we hope कि इसका impact जो है ना सिर्फ ये नहीं होगा कि हमने लॉन्च कर दिया, this is going to be a motivation for other students as well कि they can do it, like it's तो not ये जो होगा ये तजुर्बाती बुनियाद पे ही होगा या विल इट बी इफेक्टिव? क्योंकि जो डिस्टेंस बता रहे हैं फॉर इंस्टेंस कि अगर ये 21,000 फुट की बुलंदी पे जाता है 7,000 मीटर्स पे, तो आपके जो एक कमर्शियल जो एयरलाइनर है वो फ्लाई करते हैं कम से कम 35,000 फुट पे, यानी कि आपको सैंपल लेने के लिए उससे भी ऊपर जाने की ज़रूरत होती है प्रैक्टिकली स्पीकिंग। तो ये तजुर्बाती बुनियाद पे है या ये प्रैक्टिकली भी कुछ इससे फ़ायदा होगा? अच्छा, अभी जो हमने लॉन्च किया है उसका बेसिकली पर्पस ये था कि वो आपकी जो पॉल्यूशन होती है विच इज़ अ बिग फैक्टर जो सिटीज़ में पीएमटी पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, एग्जैक्टली, तो उनका डेटा जो है ना वो हमें लोअर एटीट्यूड्स पे भी अगर मिल जाए तो दैट इज़ इफेक्टिव, तो इसका हमें ये फ़ायदा होगा कि हम जो है ना वो डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, क्लाउड्स तक पहुँच सकते हैं। या एग्जैक्टली। ठीक है, चलें, वी विश यू द बेस्ट। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, Thank you so much. आप दोनों का और शुक्रिया कीप वर्किंग, कीप स्ट्राइविंग और इंशाल्लाह मेक अस प्राउड, मेक पाकिस्तान प्राउड इंशाल्लाह। चलें जी। हाँ जी, थैंक यू सो मच अगेन। अब मुझे बता दें, पैसों की बात हो रही है यहाँ पे, अशफाक भाई जरा नोट चेंज होने जा रहे हैं, आप कान लगा के सुने क्योंकि यहाँ पे नोट चेंज होने जा रहे हैं और स्टेट बैंक की जानिब से अब बता दिया गया है 10,000 रुपए तक, 5,000 तक के। हाँ जी, ये नोट क्यों, इनका एक तो डिज़ाइन के हवाले से भी बात हो रही है, दूसरे ये बताया जा रहा है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाएगा, और हम अक्सर और बेशतर देखते हैं जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अब बाकायदा तौर पर, क्योंकि उसमें सेफ्टी फीचर्स एक अरसे से जो है वो आसानी से इंटैक्ट जब आप ट्रैवल करते हैं आप जाके वहाँ पर देखते हैं मुख्तलिफ मुल्कों में आज से 20 साल पहले से प्लास्टिक पानी में डुबो दें, कहीं भी रख दें, वो अपनी शक्ल में वापस आ जाता है और उस पर लिख भी नहीं सकेंगे आप, यू नो, अक्सर जो अपने नंबर्स लिख के लड़के दे दिया करते हैं, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए होगी मुझे लगता है। उस पे ये जो गुटके के और पान के जो हाथ के निशान होते तीर हैं, से दिल में जो निशान बनाते थे वो भी नहीं बनाएंगे, मुख्तलिफ चीज़ों को साफ सुथरे नोट होंगे। यू नो, कोविड के टाइम में हम ये सोचते थे यार कि ये जो पैसे हम लेते हैं, करेंसी लेते हैं, बड़ी मैंने धो के इस्त्री भी किए थे, बड़ी वियर्ड किस्म की सूरत हाल उस वक्त होती थी, तो सब ये सोचते थे इसको धोएंगे तो पैसा तो फिर बचेगा। प्लास्टिक मनी के साथ आप ऐसा कर सकते हैं, बस सैनिटाइज करते हैं, इट विल बी फाइन। वैसे तो पता है, क्योंकि दूसरा जो हमारा नोट होता है उसका ख़राब होने का अंदेशा होता है, उसके ऊपर कलर्स होते हैं तो वो फेड हो सकते हैं अगर आप सैनिटाइज़र यूज़ करें, लेकिन यहाँ पर इस नोट के साथ, लेकिन एक साथ इतने सारे नोटों को चेंज करना ये कैसे क्यों कर मुमकिन होगा? ग्रेजुअली होगा, और पहले तो तजवीज़, अच्छा हमेशा से जब भी ऐसी कोई तजवीज़ आती है ना, सबसे पहले आता है 5,000 का नोट ख़त्म कर दिया जाए। अब 5,000 वो लेन देन में काफ़ी इस्तेमाल होता था ना, कि वो स्मगलिंग में और इन चीज़ों में, करप्शन में बड़ा उसका इस्तेमाल होता है। सो ये बताया जा रहा है कि जी ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली सारी चीज़ें होंगी, सब पूरी ब्रीफिंग दी गई है कि क्या किया जाएगा। काफ़ी लोगों का फेवरेट हुआ करता था नोट 5,000 का, अभी भी है 5,000 का नोट, वो लेन देन में काफ़ी अच्छा रहता। अच्छा जी, अब ज़रा एक खबर आपके सामने शेयर कर लेते हैं। ज़ाहिर है कि लाहौर में मिक्स मार्शल आर्ट्स यानी MMA के चैम्पियनशिप के फाइनल मुकाबले आज होंगे और सेमीफाइनल का मरहला मुकम्मल हो गया है। पाकिस्तान के 3 मर्द और 1 खातून फाइटर ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अच्छा, MMA बेसिकली बॉक्सिंग से हटके ये है कि इसमें आपका पूरा जिस्म जो है, प्लस आपकी ग्रैपलिंग स्किल्स, फिर आपकी जो रेसलिंग स्किल्स और फिर फाइटिंग किक्स सब यूज़ होती हैं, फुल बॉडी ये कांटेक्ट होता है इसके अंदर आपकी फ़ाइट्स में। तो इसमें पाकिस्तान की बानो भट्ट ने भारत की खुशबू निशात को धो डाला, जबकि मुख्तलिफ कैटेगरीज में शाहब अली, अब्दुल मन्नान और ज़ीशान अकबर ने भी फाइनल में जगह बनाई। मुखालिफ फ़ाइटर को शिकस्त देने वाली बानो भट्ट ने कहा कि भारतीय फ़ाइटर बड़ी बहन की तरह हैं, लेकिन रिंग में कोई दोस्ती नहीं। अच्छा, इस इवेंट के बारे में अच्छी बात यह है कि ये ए स्पोर्ट्स और ARY ज़ैप पर बराह रास्त फ़ाइट दिखाई जा रही हैं। चलें जी, अब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका खैर मकदम। उम्मीद है कि 9 से 10 बजे तक का आपका वक्त अच्छा गुजरा होगा हमारे साथ, और 10 से 11 भी हमारी यही उम्मीद और ख्वाहिश है कि ये वक्त आपका हमारे साथ अच्छा गुजरे, आप खुश रहें,
अपने खर्चे पे, लेकिन हमें देखकर मुस्कुराएं। बिल्कुल, और हम कोशिश ये करते हैं कि ऐसे सेगमेंट लेकर आएँ जो आपकी मालूमात में इजाफा भी करें। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग एक कल मैं देख रही थी, आपको पता है बड़े फेवरेट हैं रोनाल्डो सबके, तो अब वो आ गए हैं यूट्यूब पर, यानी कि उन्होंने अपना ऑफिशियल चैनल लॉन्च कर दिया है यूट्यूब पर, और देखते ही देखते यानी सिर्फ 1.5 घंटे में आप उनकी मकबूलियत का अंदाज़ा लगाएं, 10 लाख यानी कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर उन्होंने हासिल कर लिए हैं। और अभी आप ये देखिएगा कि ये अभी तो ये 100 शुरुआत मिलियन है। भी हो जाएंगे। तो कल मैं ट्विटर पर ये जो एक्स है, सॉरी, इस पे मैं देख रहा था तो But टॉप ट्रेंड मैं तो प्रेफर ट्विटर ही करती हूँ कहना। अच्छा, आप जो मर्जी कहें। इलॉन मस्क उससे वो कहते हैं मुत्तफिक होना उनका ज़रूरी नहीं है, लेकिन अब क्या करें, उन्होंने जो किया है तो अब वो हमसे भुगत रहे हैं। हालांकि ट्विटर की हमें और ट्वीट्स की आदत थी, लेकिन मैं ये देख रहा था कि जो टॉप ट्रेंड्स होते हैं उसके अंदर 5 अजीम तरीन एथलीट्स थे जिनका नाम था। अच्छा, एक थे उसके अंदर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फिर उसके बाद बाबर आजम, फिर उसके बाद शान मसूद, फिर उसके बाद साइम अयूब और सऊद शकील। ये कहाँ का आप ये पाकिस्तान का था? इतने सारे पाकिस्तानी इसमें आपने बताया। 5 अजीम एथलीट्स। मैं सोच रही थी मेसी का नाम आता, किसी और का नाम आता, यू नो कि जाहिर है कि टॉप ट्रेंड्स में तो उसी दिन की कोई होता है ना, तो शायद इसी वजह से ये खबर जो आपने अभी बयान की है कि उन्होंने यूट्यूब पे आ गए हैं, तो शायद इसी वजह से अब उनका भी करियर अपने अख्तामी मराहिल पे है ना। लेकिन देखें आप, ये अच्छा ख्याल है उनका कि, और हम अक्सर बेशतर देखते हैं जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, अब वो सिर्फ ये नहीं कि जो उनका काम है सिर्फ वो कर रहे हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स लॉन्च करते हैं, बहुत सारे बिजनेस का आगाज़ करते हैं, सो अपनी मकबूलियत का फ़ायदा उठाते हैं। That is good. चलें, तो अब ज़रा हम एक इम्पॉर्टेंट इशू की तरफ बढ़ते हैं। वो इशू बहुत ज़रूरी है। अफसोसनाक ये वाक़या कराची में पेश आया, और हम अक्सर बेशतर देखते हैं कि ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। कराची में खेल में बच्चे कार में छुपे, और उसके बाद वो हुआ कि उनसे लॉक नहीं खुला, यानी गाड़ी का दरवाज़ा उनसे नहीं खुल सका। बताया जा रहा है कि कार में छुपने वाला एक बच्चा जाँ बहक हो गया, जबकि दूसरा बच्चा बेहोश हो गया। अब ज़ाहिर है, हो सकता है उस वक्त वालिदैन को आइडिया ना हुआ हो, ये वो उनका टाइम हो जब वो उस वक्त खेल रहे होते हैं, तो उन्हें लगा हो कि वो सेफ़ हैं, लेकिन बच्चे इस गाड़ी में महफूज नहीं थे। अब हम ये देखते हैं कि बच्चे अक्सर व बेशतर कभी प्लग को हाथ लगा लेते हैं, कोई ख़तरनाक चीज़ उठा लेते हैं, छोटे होते हैं, उन्हें आइडिया नहीं होता कि इसका नतीजा क्या निकल सकता है। तो अब इस हादसे की वजह से ये सवाल उठने लगा है कि क्या किया जाए, बच्चों को इंफॉर्मेशन दी जाए, किस तरह समझाया जाए, और बच्चों को रोकना बड़ा मुश्किल काम है। बेसिकली होता ये है कि जब आपके घर में बच्चा पैदाइश के बाद क्रॉल करना जब से स्टार्ट करता है, तब से आपके लिए मोहतात रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले ख़दशा होता है बच्चा बेड से गिरेगा, ठीक है। उसके बाद ख़तरात होते हैं कि नीचे जो प्लग्स हैं उनके अंदर वो हाथ ना डाल रहे, तो कई घरों में ये हिफ्ज़े मातक़द्दम के तौर पर ये इक़दाम किए जाते हैं कि आप घरों में उन स्विचेस को बंद कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है कि बच्चे कहीं वॉशिंग मशीन में ना चले जाएं, बच्चे कहीं इस तरीके से चीज़ों में हाथ ना डालते हैं, आयरन को हाथ ना लगाते, फिर उनको भी मोहतात किया जाता है। अब बच्चे कई घरों में, अब ज़ाहिर है कि आइडियल सिचुएशंस नहीं होती, बच्चे अगर ज़्यादा होते हैं, घरों से बाहर खेल रहे होते हैं, तो वो कभी गटर में गिरने का वाक़या भी रिपोर्ट हो रहा होता है। बच्चों को असल में नज़र में रखना होता है, जहाँ पर आपने नज़र हटी तो वहाँ पर आप देखते हैं कि कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। फिर ये जो कहीं पे हम बात करते हैं कि कोई तस्बीह का दाना बच्चे ने निकल लिया, मुंह में डाल दिया, नाक में डाल दिया, और कई ऐसे वाक़यात होते हैं। और ये गाड़ियों वाले वाक़यात अब तवातुर से रुनमा होना शुरू हो गए हैं, विच इज़ अलार्मिंग। गाड़ी में वैसे भी हम कहते हैं कि काफ़ी गैसेस होती हैं, आपको अगर मरी धूप में वाला खड़ी हो। पिछले कुछ साल पहले जो वाक़या हुआ था, वो याद होगा कि जब मरी में लोग अपने आप को महफूज करने के लिए गाड़ियों में सो गए थे, तो क्या हुआ था, कार्बन मोनोऑक्साइड साइलेंटली वो जमा रही, एग्जॉस्ट उनके बर्फ ऊपर होने की वजह से बंद हो गए थे, तो वो अंदर सर्कुलेशन से उनकी। और बच्चे जो होते हैं वो बड़ी, उनमें क्यूरियोसिटी होती है, इसलिए उन्हें हर चीज़ की तरफ अट्रैक्शन बहुत होता है। तो चले, अब कैसे पेरेंटिंग मज़ीद इस पर बेहतर की जा सके है, उन वालिदैन से बड़े अफसोस के साथ ज़रा हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पेरेंटिंग एक्सपर्ट और राइटर स्मार्ट पेरेंट हैंडबुक सरवत नसीम शाह साहिबा। थैंक यू सो मच सरवत फॉर ज्वाइनिंग अस। पहले तो ये अफसोसनाक वाक़या, लेकिन जैसे कि हमने थोड़ा बताने की कोशिश की, आजकल वैसे भी ओवरऑल इतनी छोटी एज के बच्चों को आप किस किस चीज़ से रोकेंगे, और हो सकता है समटाइम्स घर की ख़वातीन को भी आइडिया ना हो कि गाड़ी में ही तो बैठे और हैं। एक चीज़ ये भी है कि आप ये देखें, ये कुछ मसाइल का हमने तज़किरा किया जो आपकी आंखों देखे होते हैं। जैसे वो एक बच्चे के लिए, एक लम्हे के लिए बच्चा खामोश है, आवाज़ नहीं आ रही, तो यू नीड टू बी कंसर्न कि देयर माइट बी समथिंग रॉन्ग। बच्चा वॉशरूम में गया है, बाल्टी में पानी है, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। लेकिन मैं अपने सवाल की तरफ आती हूँ कि जैसे कि हो सकता है उन्हें लगा हो कि गाड़ी में बच्चा महफूज है, लेकिन गाड़ी लॉक हो गई, लॉक नहीं खुला, तो क्या किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो इस हादसे के लिए बहुत
बहुत ज़्यादा हम सबको पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है उनकी फैमिली के साथ, और जिनके साथ हो जाता है ज़ाहिर है क्योंकि हादसा कहते ही उस चीज़ को है जिसको प्रिवेंट ना किया जा सके, कोई ओमिशन हो गई हो, कोई एक्शन ऐसा हो गया हो जिसमें किसी इंसान की एज सच कोई गलती ना हो कि उसने जानबूझ के ना किया हो, उसी को हम हादसा कहते हैं। लेकिन इससे सीखने को हमें बहुत कुछ मिलता है। उन पेरेंट्स ने ज़ाहिर है अपने बच्चों के लिए ऐसा नहीं चाहा होगा, लेकिन कि वो जस्ट 3 साल का था बच्चा। जी बिल्कुल बिल्कुल दैट्स राइट। तो जैसे कि इन्होंने कहा, बात ये होती है कि देखिए जो भी हम प्रोफेशन चूज़ करते हैं आमतौर पे जिस भी प्रोफेशन में जाते हैं वहाँ कोई ना कोई एक ड्यूटी ऑफ केयर होती है। अगर हम डॉक्टर हैं, नर्स हैं, इवन अगर हम मीडिया में है तो एक ड्यूटी ऑफ केयर होती है। आप लोगों को भी एक पूरा गाइडलाइंस दी जाती होंगी कि आपने क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी है। तो हर प्रोफेशन की एक रिक्वायरमेंट होती है। अनफॉर्चुनेटली जब हम पेरेंट बनते हैं ना तो बच्चे किसी मैनुअल के साथ नहीं आते और हमारे ऊपर कोई ऐसी जिम्मेदारी, हमारे पास कोई ऐसी गाइडलाइंस नहीं होती। तो प्रोफेशन के लिए तो हम 4-5 साल अपने यूनिवर्सिटी में गुजारते हैं, ट्रेनिंग पीरियड गुजारते हैं, ऑन जॉब भी हमें ट्रेनिंग्स मिलती हैं, फिर हमें प्रमोशन मिलता है। लेकिन पेरेंटिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता। पेरेंटिंग बस वन फाइन डे यू बिकम अ पेरेंट। तो जाहिर है हम हर पेरेंट से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो उस स्टैंडर्ड ऑफ केयर जो उसकी पेरेंटिंग में होना चाहिए वो उसको पहले से पता होगा। अब बात ज़रूरत इस अमर की है कि जब इस तरह की चीज़ें रूनुमा होती हैं हमारे माशरे में तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि पेरेंटिंग को कितना सीरियसली लेने की ज़रूरत है और लोगों को इसके बारे में क्या कुछ सिखाने की ज़रूरत है। इसके अंदर एक चीज़ आ जाती है, देखें एक तो आपकी प्राइमरी इंस्टिंक्ट भी होती है यहाँ पर माओं के मामले में या बाप के मामले में। उनकी सबसे, उन्हें कुछ पता हो या ना पता हो, लेकिन उन्हें ये पता है कि हमें अपने बच्चे को महफूज रखना है। ठीक है, बच्चे नॉर्मली शोर मचा रहे होते हैं, एक्टिव होते हैं, या फिर सो ना रहे हों, उसके अलावा वो कुछ ना कुछ हरकत में लगे होते हैं। अगर उनकी आवाज़ नहीं आ रही, यू नीड टू बी कंसर्न। वो किसी भी हवाले से आपको कंसर्न होना चाहिए। ये जो, और फिर जहाँ बात होती है ना तरबियत की, ये आप जानवरों की मिसाल ले लें। एक मुर्गी किस तरीके से अपने चूज़ों को बचाती है, एक बिल्ली किस तरीके से अपने बच्चों को बचाती है अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स, और भी जानवरों की मिसाल ले लें, यू नेम देम। तो हमारे यहाँ इसमें इंस्टिंक्ट्स कमी है या हम बहुत ज़्यादा जहन उलझा हुआ होता है, या क्या मज़ीद तरबियत क्या हो सकती है इसके? अच्छा देखिए, एक तो ये बात है कि जब हम किसी के ऊपर ऐसे ही छोड़ देते हैं ना कि सबके पास एक इंस्टिंक्ट होना चाहिए, तो आप फिर वो एनिमल इंस्टिंक्ट को हम ह्यूमन इंस्टिंक्ट से नहीं कंपेयर कर सकते। हम तो अशरफुल मखलूकात हैं ना। तो हमारे पास एक क्लियर प्लान होना चाहिए। जब हम पेरेंट बनते हैं तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें किन किन चीज़ों का बच्चे के ख्याल रखना है। स्पेशली 0 to 5 की जो एज होती है वो बहुत क्रिटिकल होती है। बच्चे की लाइफ में इतनी ट्रांजिशंस आ रही होती हैं, वो उसी में बोलना सीखता है, उसी में चलना सीखता है, क्रॉलिंग करता है, सारे जो डेंजर्स होते हैं एनवायरनमेंट के वो से एक्सपोज्ड होता है। तो हमारा काम एज पेरेंट ये होता है कि हम उन सारी चीज़ों को, अब देखिए हमारे यहाँ क्या है, बच्चा हम पैदा करते हैं और जब उसको बड़ा करते हैं ना, ट्रायल एंड एरर। हर रोज़ हमारे बर्थ रेट पाकिस्तान का वन ऑफ द टॉप बर्थ रेट्स है, लेकिन हमारे यहाँ कोई ट्रेनिंग, कोई ऐसा कोर्स, कोई ऐसी चीज़ कि अगर कोई चाहे भी, वो चाहे कि मैं साइन अप कर लूँ, मैं सीखना चाहूँ कि एक बच्चे के लिए कुछ ऐसी मुझे 10, 15, 50 बातें ऐसी पता चल जाए कि ये बात कर रही हैं। अगर ये सजेस्ट करें घर में तो घर वाले ही कहेंगे कि मतलब तुम्हें इतना भी नहीं पता कि बच्चों को कैसे संभालना है। एक चीज़ ज़रा हम आ जाते हैं कि किया क्या जाए। अक्सर और बेशतर हम देखते हैं जो वर्ड है कि घर को चाइल्ड प्रूफ बना दिया, ये कॉन्सेप्ट शायद हमारे यहाँ उतना ज़्यादा डिस्कस नहीं होता हो, लेकिन बाहर ये बहुत होता है। अब कोई नोकीली चीज़ है, वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ लगा दी जाती है, रख दी जाती है, कुछ ऐसे बैरियर बना दिए जाते हैं। सो ये कितना इम्पोर्टेंट है और क्या क्या किया जा सकता है? बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है और बहुत आसान है। इसमें इतना कोई एक्सपेंस या ऐसा कोई माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी एक पर्टिकुलर एजुकेशन होगी तो आप ये काम कर सकते हैं। जैसे सॉकेट्स हैं, उनके ऊपर पेपर टेप लगा देना, और आप उनके हाइट के हिसाब से देख लेते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे। और अब प्लग-इन्स भी मिलते हैं पेपर, वो जो अगर ओपन सॉकेट, लाइव सॉकेट है तो उसके अंदर अगर आप एक प्लग डाल देते हैं वो बिल्कुल प्लेन हो जाता है। इसी तरह टेबल के कॉर्नर्स होते हैं, उनकी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं कि जिनसे जो चीज़ें हिला के, बल्कि अब तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो फोल्ड करके अंदर रख देते हैं कि इसकी अभी घर में ज़रूरत नहीं है और बच्चा छोटा है, वो इस वक्त एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर कर रहा है, तो हमें इस चीज़ की अभी ज़रूरत नहीं। शीशे की चीज़ें आप हटा दें, एक्सेस ना हो जी, किचन में एक्सेस ना हो, या अगर आपके कोई शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं, नाइव्स हैं, ये सारी चीज़ें, इनको आप ड्रॉर के अंदर रखें या लॉक के अंदर रखें। तो ये करना इतना मुश्किल नहीं है। अब इसमें मैं एक चीज़ कहती हूँ कि ख़ासतौर से जो हमारे पेरेंट्स का, ये जो चीज़ पहले होती थी ना, ये जैसे ट्रांसफ़र होती थी पीपल टू पीपल, लोग एक दूसरे को बता देते थे, बड़े छोटों को बता देते थे, नेबरहुड ये वो, इस तरह से लोग जब लोगों से मिलते थे तो उनको नई नई चीज़ें पता चल जाती थी। लेकिन अब क्या हुआ है, आप देखें, लोग जो आपका स्कूल है या फैमिली है या आपका नेबरहुड है, सब तो एक कंपटीशन ग्राउंड बन गए। बच्चे का हर किसी से कंपटीशन है, राइट? तो एक रैट रेस में लोग हैं। एक चीज़ ये है कि I'd say कि देखें, ये कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनके अंदर आप सिर्फ आपको अपना माइंड लगाना होता है
आपको देखना होता है, सुपरविजन में रखना होता है। मिसाल के तौर पर कोई एक पेरेंट अगर अवेलेबल नहीं है तो दूसरा उस वक्त तक जबकि वो आता उसको नज़र में रखे, या घर का कोई बड़ा सुपरवाइज करे। बच्चे खेल रहे हो तब भी सुपरवाइज करे। सुपरविजन की वजह से आप ऐसे हादसात से बच सकते हैं। दैट व्हाट आई अंडरस्टैंड, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं नागहानी आपको नहीं पता होता, लेकिन इफ समबडी इज वॉचिंग ओवर देम तो फिर इट बिकम्स ईजियर। ये जो मोबाइल फ़ोन में हम गुम होते हैं कि बच्चा खेल भी रहा है और हम मोबाइल में, तो ये हमारी अटेंशन भी तो डाइवर्ट होती है। मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपने किताब भी लिखी है बाकायदा इसी टॉपिक पर। आप इससे पहले डिस्कस कर रही थी कि पेरेंटिंग भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए, सीखनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ समझते हैं कि ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे अंदर ये चीज़ होती है। तो क्या क्या सीखें? कोई कोर्स है, कोई किताब है, किस तरह इन्फॉर्मेशन हासिल करें? अच्छा देखिए, मैंने जो किताब लिखी वो एक पेरेंटिंग हैंडबुक है, और उसका पर्पस यही था कि मैं जब मेरे हाथ में जब बच्चा आया तो मैं आई वाज अ लॉयर, आई वाज वर्किंग इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। उस अपने काम में तो मेरे पास बहुत स्किल्स थी, बहुत एक्सपर्टीज़ थी, लेकिन जब बच्चा हाथ में आता है ना तो आपने कितना कुछ भी इधर उधर से सुना हुआ हो, वो जो चैलेंज होता है वो फिर आप बच्चा ट्रायल एंड एरर, आप रात को जाग रहे हैं, आपको नहीं पता आपने क्या करना है, आप जब तक 4 लोगों से नहीं पूछेंगे, और फिर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लिमिटेड होगी कि वो लोग आपको क्या बताएंगे। ठीक है, तो अब अगर मैंने जो किया था कि मैंने रिसर्च भी की, लोगों से भी पूछा, सारी जो मेरे जितने नोट्स थे पेरेंटिंग के उनको मैंने एक्यूमुलेट करके एक हैंडबुक बनाई फॉर फेलो पेरेंट्स, कि जो आगे आने वाले पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ से ना गुजरे, उनके पास बाइट साइज इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो। चोकिंग के ऊपर कुछ ड्राइंग्स के साथ कुछ पॉइंटर्स लिखे हुए हैं कि अगर खुदा न खास्ता ऐसी चीज़ हो जाए तो यू कैन बी अवेयर और बिफोर हैंड प्रिपेयर्ड हो। आपको पता हो कि आपने जब आप खड़े हुए होते हैं और बच्चा चोक कर गया होता है तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता आप एक किताब पढ़ें, आप कुछ गूगल करें, आप किसी को फ़ोन करें, यू हैव टू टेक अ स्टेप एट दैट टाइम। इसी तरह बच्चे को अगर वॉमिट हो गई तो आपने अगर 4-5 लाइंस पढ़ी हुई होंगी ना तो वो बहुत ईजी रहेगा आपको उस वक्त में रखना है, कैसे फॉरन एक्शन लेना। जी बिल्कुल, ये सारी चीज़ें, इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें, जैसे चाइल्ड प्रूफिंग योर होम, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मैंने लिखी थी, जो मैंने किया उन सारी चीज़ों को उसके अंदर एक्यूमुलेट। और किसी भी सूरत में इतने छोटे बच्चों को गाड़ी में अकेले किसी भी सुपरविजन के बगैर नहीं बैठने दें, चाहे वो कितनी जिद क्यों ना करें। और दूसरी ये कि बच्चों पर नज़र रखें, क्योंकि बच्चे बड़े, आजकल के बच्चे बड़े तेज़ हैं वैसे, टू बी ऑनेस्ट, उनको संभालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। थैंक यू सो मच जी, आप हमारे साथ मौजूद थी सरवत नसीम साहिबा, आप बड़े मुफीद मशवरे दिए, लेकिन बात यह है कि कीप योर सेल्फ एक्टिव, अपना माइंड जो है वो बच्चों पे रखें। अच्छा, और मैं उस गाड़ी की फुटेज देख रही थी अशफाक, तो वो पूरी उन्होंने उसको शेड्स क्या कहेंगे वो जो पेंट कर दे, टिंटेड, यस टिंटेड गाड़ी है। तो सोचें अब अगर नज़र भी नहीं आया होगा कि बच्चे गाड़ी के अंदर मौजूद हैं, और वो इतने छोटे बच्चे हैं कि अगर वो नॉक भी कर रहे होंगे तो उनकी उतनी पावर नहीं होगी कि वो बता सकें घर वालों को कि वो किस परेशानी में, या किसी ने आके देखा भी नहीं होगा। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो सब्र अता करे उनको। अच्छा जी, अब ये है कि बात करें कि टूरिज़म की थोड़ा बात कर लेते हैं। मौसम खुशगवार होता है तो लोग मुल्क के तौर से सयाहती मकामात का रुख करते हैं। ये कौन लोग हैं जो अगस्त में जा रहे हैं? अगस्त में जाते हैं क्योंकि वहाँ पर तो मौसम ठंडा ही है ना। जॉब नहीं है क्या? नहीं, कारोबार वगैरह करते होंगे, शादी नहीं हुई होगी, जिंदगी आसान होगी शायद। वैसे शादी करें तो जॉब तो कर रहे होंगे ना। हाँ, कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे। तो क्या वजह है भाई, क्यों जा रहे हैं? क्या आप पैसे बहुत आए हैं घर से, बहुत मतलब ये कि माली तौर पर आप पैसे हैं, ये बड़ा, क्या आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग, हमें बताइएगा। काम ना करके पैसे कमा रहे हैं, ये बड़ा कमाल है। हाँ, और अगस्त में वेरी नाइस क्वेश्चन सर। तो ताहिर शहजाद तनोली हमें बता रहे हैं कि गैर मुल्की सयाह जो है वो बड़ा खास तौर पर गैर मुल्की है ना। हाँ, मुल्की भी हैं, खैर मुल्की सयाह और गैर मुल्की। मुल्की से उनकी सोर्स ऑफ इनकम जरूर पूछिएगा और फिर FBR को बताइएगा, ठीक है? रिपोर्ट देखते हैं। ऑलराइट जी, चलें जी, अच्छा है, घूमे फिरें, एंजॉय करें, यही दिन है तो बहरहाल। हाँ, एंजॉय करें, और ज़ाहिर है आप ज़िंदगी में इतने मसाइल हैं, अगर थोड़ा बहुत टाइम निकाल कर आप तफरीह के लिए जा सकते हैं तो वाई नॉट। और पाकिस्तान में बड़ी खूबसूरत जगह हैं और आप बजट के अंदर बहुत कुछ एंजॉय कर सकते हैं। चलें जी, अब ज़रा स्पोर्ट्स की तरफ एक बार फिर बढ़ते हैं। और हमारे ख़ास तौर पे अरशद नदीम के गोल्ड मेडल जीतने के बाद बहुत ज़्यादा इस हवाले से डिस्कशन हो रही है कि मज़ीद खेलों पर फोकस करना चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए, सिर्फ क्रिकेट ही नहीं रह गया है। अच्छा जी, तो अब हम आपको बताते हैं कि मार्शल आर्ट्स में सोने का तमगा सजाया है। ख़ासतौर पे हम आमिर खान की अगर बात करें, उससे पहले हम अरशद नदीम की बात करें, तो अब एशियन बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप में पुलिस कांस्टेबल शाहनवाज खान, जो कि पहले भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल पाकिस्तान के नाम किया गया है। और इंडोनेशिया में ये मुकाबला हुआ, चैम्पियनशिप हुई, जिसमें उन्होंने 90 किलोग्राम कैटेगरी में मेडल हासिल किया। अच्छा, अगर वेट गेनिंग कैटेगरी होती तो शायद उसमें मैं भी मेडल हासिल कर लेता, लेकिन चूंकि बॉडी बिल्डिंग है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर पाया। अच्छा, मेरे एक फ्रेंड हैं, वो आपके बारे में इस हवाले से कि
कोई भी किस्सा हो उसमें आपका कोई एक्सपीरियंस आ जाता है, उनका बड़ा दिलचस्प तबसरा है, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हाँ Yes. करेंगी। Yes, अच्छा ठीक I है, will वो do that. प्रोग्राम के बाद में हम करेंगे। हाँ, वो अच्छा आपको जी, मिस तो कर रहे थे, आप 2 दिन नहीं आए। अच्छा तो मैंने कहा वो कहाँ है, मैंने कहा मिस्ट्री है, मेरे लिए भी मिस्ट्री है। तो कहने लगे कल तबीयत- जब आप आए तो उन्होंने कहा द मिस्ट्री इज बैक एंड द वंडर इज बैक। तबीयत की नासाजी भी देखें, उसके लिए भी अप्रूवल चाहिए होता है यहाँ पर पड़ोसियों का आपको। तो बहरहाल शाहनवाज खान, हम जिस तरह से हम पहले भी तारुफ करा चुके हैं कि कराची पुलिस में बतौर कांस्टेबल अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और साउथ एशियन चैम्पियनशिप का टाइटल भी जीत चुके हैं। थैंक यू सो मच शाहनवाज भाई, आप फिर से तशरीफ़ लाए। यार जब आते हैं तो आपकी बॉडी मज़ीद बनी होती है, कोई लिमिट है इसकी या? लिमिट तो होती है इसके अंदर, क्लासिक कैटेगरी भी होती है, मैन फिजिक भी होती है, ओपन बॉडी बिल्डिंग भी होती है। ये अपने अपनी कैटेगरी पर डिपेंड करता है। मैं तो ओपन बॉडी बिल्डिंग खेलता हूँ ताकि मेरा वेट गेन करना होता है लाजमी, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग का मुकाबला। तो ये जो बॉडी बिल्डिंग होती है इसके अंदर मतलब जाहिर है कि आप मसल्स को स्ट्रेच कर करके इस लेवल तक पहुंचा देते हैं कि वो पूरे जैक्ड अप हो जाते हैं। तो इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी में कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं? नहीं, उस पर भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बॉडी बिल्डर जब वेट हैवी हो जाता है तो फ्लेक्सिबिलिटी पे फ़र्क पड़ता है बॉडी बिल्डिंग की लाजमी, क्योंकि वेट हैवी हो जाता है बंदा इस हिसाब से मतलब ना दौड़ लगा सकता है, ना मतलब ज़्यादा मूवमेंट ज़्यादा दे सकता है, बस एक्सरसाइज अच्छी कर लेता है। अच्छा, तो ये जो आपने ब्रॉन्ज मेडल लिया है, ज़रा हमें बताएं मुकाबला कैसा रहा, कौन कौन था, किसको आपने टफ टाइम दिया? मुकाबला तो बहुत टफ था इस बारी, और इस बारी पिछली बारी की तरह भी स्पॉन्सर का ज़रा मसला था इसके अंदर। तो इनवर्स वाले हैं, सोलर इनवर्स वाले, उन लोगों ने मेरा टिकट स्पॉन्सर किया। और पिछली बार आईजी साहब ने कहा था कि हम आपकी थोड़ी फिजिकल हेल्प करेंगे, तो इस बारी मतलब उनकी तरफ से भी कुछ हेल्प नहीं हुई महकमे की तरफ से, लेकिन वो इनवर्स वालों ने मुझे टिकट स्पॉन्सर किया। उसके बाद जो मतलब खर्चा मैंने अपना खुद तो किया। ये ऐसा क्या होता है कि क्या पुलिस के सरबराह चेंज होते हैं तो फिर पॉलिसीज़ भी चेंज होती हैं? हाँ, ये बात भी हो सकती है, लेकिन यस ये हो सकती है बात, ये हो सकती है, लेकिन ज़ाहिर है कि आप अपना भी नाम रोशन कर रहे हैं, पाकिस्तान का भी, और महकमे के लिए भी अच्छा ही कर रहे हैं आप। अब ज़ाहिर है हम, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि क्योंकि अरशद की वजह से अब बहुत ज़्यादा ये चीज़ डिस्कशन में आ रही है कि दूसरे खेल भी इम्पोर्टेंट, दूसरे खेल भी इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता, बड़ी बात है। वो रिकग्निशन आपको लगता है जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको मिली है? किसी हद तक उसमें कोई चेंज आई है ओवर द ईयर्स? नहीं, अभी तक तो बॉडी बिल्डिंग को मतलब इतना सपोर्ट नहीं किया जा रहा। जैसे अरशद नदीम अभी जीते हैं, तो इस हवाले से तो बॉडी बिल्डिंग को भी ज़्यादा सपोर्ट करनी चाहिए और खेलों को भी करनी चाहिए, ना कि सिर्फ क्रिकेट को। तो ये अभी मुझे ये बताएं कि ये जो इवेंट था इसके अंदर आपने माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त बॉडी बनाई, तो ये ब्रॉन्ज मेडल जो मिला उसमें मतलब क्या जो जीते हैं आपसे, जो आगे आपसे निकले हैं, जिन्होंने गोल्ड हासिल किया, सिल्वर हासिल किया, उनमें क्या ख़ास था? उनमें ये खास था कि वो मतलब काफ़ी टाइम से वो खेल रहे हैं एशियन चैम्पियनशिप, मतलब इंटरनेशनल इवेंट वो काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं, मतलब उनको बहुत एक्सपीरियंस हो गया, और काफ़ी सीनियर थे मेरी जितनी उम्र नहीं उतनी तो उन लोगों ने एक्सरसाइज की है, मतलब वर्कआउट किए। और मंगोलिया का बड़ा टफ था, मंगोलिया ओवरऑल मिस्टर एशिया जीता है। मंगोलिया मतलब इंडियन भी बहुत अच्छे आए हुए थे, तकरीबन 45 लड़के इंडियन आए हुए थे इंडिया की टीम, और पाकिस्तान से सिर्फ मैं अकेला था। अच्छा जी, अच्छा, हालांकि पाकिस्तान में अब तो बॉडी बिल्डिंग पे काफ़ी काम हो रहा है। अच्छा, दूसरा शाहनवाज एक और चीज़ भी है कि मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो बॉडी बनाने से हटके अब तो वो जिम वगैरह में मैं अक्सर देखता हूँ लड़के पोस्चर्स पे काफ़ी पोज करने पे काफ़ी काम कर रहे होते हैं। जी, मुझे तो लगता है नींद में ख्वाब से उठ के भी आप यूं और यूं ट्राई ये तो करना पड़ता है, क्योंकि बॉडी आप जितनी अच्छी बना लें, अगर आप प्रेजेंट अच्छा नहीं करोगे ना जजेस को देख के, तो आपको उतने पॉइंट्स मिलेंगे नहीं। पोजिंग के अलग नंबर होते हैं मतलब, और बॉडी के अलग होते हैं, साथ पूरा कैलकुलेशन करके फिर आपको प्रेजेंटेशन ये होती है। जी, अच्छा, आपके ऊपर तो पुलिस में भी जिम्मेदारियां हैं, तो कैसे बैलेंस करते हैं? और वैसे आपकी है क्या जिम्मेदारी पुलिस में? माशाल्लाह आपकी बॉडी को मतलब रेगुलर जो नौकरी होती है वही करते हैं। और दूसरी बात ये मतलब अभी तो थोड़ा रिलीफ दे दिया है मुझे आईजी साहब ने, लेकिन उस हवाले से वैसे वो सपोर्ट करना होती है, जैसे कि मतलब इवेंट में जाने के हवाले से अभी तक कुछ रिस्पांस नहीं किया, ना मैंने अभी जो ब्रॉन्ज मेडल जीता उस हवाले से किसी ने रब्ता भी नहीं किया महकमे की तरफ से। अच्छा, सिर्फ एसएसपी साहब ने बुला के सीसी थर्ड दिया, उसके बाद ऊपर डीआईजी आईजी साहब ने मतलब किसी ने कुछ। चले, आई एम श्योर कि ज़ाहिर है कि मसरूफियतें भी होती हैं, लेकिन ये चीज़ें हाईलाइट करना, और हमारा भी मकसद ये होता है कि ताकि आपके लिए बेहतरी हो सके, क्योंकि आप पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाह रहे हैं। अब आगे मुझे एक और चीज़ बताएं कि आजकल ना ये
क्या कर रहे हैं लड़के के जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि शॉर्टकट में बॉडी बन जाए, एक 6 महीने में बॉडी बन जाए, फिर उसके बाद तरह तरह के वो आजकल वो इतने बड़े बड़े डब्बे प्रोटीन्स के और पता नहीं और किस चीज़ों के जिससे थकन नहीं होती वो खाना शुरू हो जाते हैं। वो फ़ायदेमंद हैं या नुकसान नहीं, किसी जगह वो फ़ायदेमंद है। अगर आप प्रोफेशनली जा रहे हो ना बॉडी बिल्डिंग मतलब मुकाबले खेलने के लिए तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अच्छा। अगर आप फिटनेस कर रहे हो जस्ट फिटनेस, आप जैसे फूड मिल रहा है वही खाओ, मतलब प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करो, जैसे चिकन में होता है और अपना फ़िश में होता है और मतलब बीफ में होता है प्रोटीन, आप उससे ज़्यादा लें। बाकायदा आप ये पाउडर वाउडर इस्तेमाल करने की ज़रूरत कुछ नहीं है अगर आप फिटनेस कर रहे हो। ओके। जो आप स्पोर्ट्समैन दूसरे मतलब आप क्रिकेट खेल रहे हो आपको यही चीज़ ज़रूरी है। अगर आप प्रोफेशनली आप पार्टिसिपेट कर रहे हो बॉडी बिल्डिंग में तो आपको प्रोटीन पाउडर भी लेना पड़ेगा, क्रिएटिन भी लेना पड़ेगा, मतलब ऐसे इस जो बॉडी बिल्डिंग के हवाले से जो भी कुछ है आपको वो लेना लाजमी है। तो वहाँ पर जाते हैं तो ये टेस्ट वगैरह भी होते हैं कि हाँ टेस्ट तो होते हैं, डोप टेस्ट वगैरह, ये क्या? डोप टेस्ट होते हैं। अच्छा जी, ताकि जो मतलब जिसने स्टेरॉइड्स वगैरह लिया होगा पता हुआ चलता है। बस वो पता लग जाता है डोपिंग टेस्ट में। अच्छा, तो अब आगे क्या सोचा हुआ है शाहनवाज? आगे अभी मालदीव में नेक्स्ट इवेंट है मेरा मिस्टर वर्ल्ड का। अच्छा। हाँ इंशाल्लाह, बस नवंबर की 5 से लेके 10 तक है मुकाबला, इंशाल्लाह उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उसके अंदर अब फर्दर आपने बॉडी इस लेवल तक माशाल्लाह पूरे जैकअप हो चुके हैं, मजीद क्या बेहतर करेंगे? आप कटिंग पे जाएंगे या मजीद? नहीं, मजीद थोड़ा और बल्क करना है बॉडी को, मजीद बल्क करना, मतलब जिस जो अभी मेरी कैटेगरी में थे मतलब और जितने इंडियंस थे और जितने सारे मालदीव थे जितने भी सारे कंट्रीज के थे तो वो थोड़े से मतलब मुझसे हैवी थे। अब उनके कंपैरिजन मुझे अपने आप को थोड़ा हैवी बल्क करना पड़ेगा, फिर उसके बाद कट करना पड़ेगा ताकि मैं थोड़ा उनके लेवल का दिख सकता। तो वैसे आपकी जो ट्रेनिंग ये होती है इसके सेशंस होते कितने घंटे टाइम देते हैं आप? तकरीबन पहले 3 सेशन होते हैं जब मुकाबले नज़दीक आते हैं। पहले 2 मसल लगाने होते हैं हमें, जैसे कि सुबह चेस्ट लगाया, रात में बैक कर लिया हमने और दोपहर के टाइम ने मतलब कार्डियो कर लिया। 3 टाइम वर्कआउट करना पड़ता है। वर्कआउट की ड्यूरेशन क्या होती है? ड्यूरेशन तकरीबन 2 घंटे भी होती है, 2.5 घंटे भी होती है। वर्कआउट पर डिपेंड करता है कौन सा मसल्स आप लगा रहे हो। चलें, वी विश यू द बेस्ट शाहनवाज, और हम चाहते हैं कि आपको एक्नॉलेज किया जाए और आई एम श्योर कि हमारा शो देखने के बाद महकमे पुलिस आपको सही तरीके से रिगार्ड करेगा, क्योंकि जब आप पाकिस्तान का नाम रोशन करें और अच्छा परफॉर्म करेंगे और इंशाल्लाह गोल्ड वगैरह भी जीतेंगे तो उससे भी पाकिस्तान का ही फ़ायदा होगा। चलें, गुड लक टू यू, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आपको याद है कि 14 अगस्त में हमने शो किया था तो जर्मन कौंसल जनरल हमारे शो में आए थे। पाकिस्तानी लिबास उन्होंने उस दिन की मुनासबत से बहुत ही खूबसूरत जेस्टर था, उन्होंने जेबतन किया हुआ था और उन्होंने जिना कैप भी हमारे साथ पहले शो में पार्टिसिपेट किया था। तो ये जो कराकुली टोपी जिसे कहते हैं, जिसे जिना कैप कहते हैं, कायदे आज़म पे बड़ी जचती थी और वाकई में बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी शख्सियत में निखार आता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इसका इस्तेमाल बहुत कम हो गया है, मे बी ड्यू टू वेदर और डिफरेंट रीज़न। लेकिन क्या इसकी मकबूलियत रही, क्या अब कितने लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, क्या इस हवाले से कहाँ ये बनती है, कैसे तैयार होती है, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। चलें जी, यहाँ पर हम ब्रेक ले रहे हैं जी। और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कुछ अपडेट्स हैं वो शेयर कर लेते हैं सेगमेंट की तरफ बढ़ने से पहले, और ये कि दोहा से काठमांडू जाने वाली गैर मुल्की परवाज़ ने कराची में मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग की है। अब इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स क्या हैं वो सलाउद्दीन हमें बताएंगे। सलाउद्दीन, क्या इमरजेंसी लैंडिंग किस वजह से की गई? चलें, मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग की गई है और उसके बाद बेसिकली ये नेपाली शहरी हैं जिनकी तबीयत रब्ता करेंगे तो फिर बात करेंगे जी। नेपाली शहरी है बेसिकली, और जिना यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 8:15 बजे इस परवाज़ ने लैंड किया। बेसिकली ये दोहा से जा रही थी काठमांडू, लेकिन तबीयत उनकी बिगड़ी तो उनको उतारना पड़ा। अभी उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है, या कर दिया क्या होगा। सलाउद्दीन साहब फाइनली हमारे साथ लाइन पर आ चुके हैं। सलाउद्दीन, अब तो 8:15 बजे ये जहाज़ उतरा है, कैसी तबीयत है संतोष कुमार की अब? अच्छा, सिग्नल्स का प्रॉब्लम हो रहा है, आई थिंक पॉसिबल नहीं हो पा रहा। तो बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि सलाउद्दीन से रब्ता करें या उनसे डिटेल्स ले सकें, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये काफ़ी कंसर्निंग मैटर है। तो लेट्स सी। चलें, अब ज़रा आपको बता देते हैं कि पंजाब काबीना ने पतंगबाजी पर पाबंदी का जो एक्ट है 2007 का, उसमें अहम अमेंडमेंट्स कर ली हैं, उसकी मंजूरी दे दी है और पतंग उड़ाने वाले को 3 से 5 साल कैद या 20 लाख जुर्माना होगा या दोनों होंगे। पतंग उड़ाने वाले को जुर्माने की अदम अदायगी पर मज़ीद 1 साल कैद की सज़ा होगी। पतंग साज और ट्रांसपोर्टर जो हैं उनको 5 से 7 साल बताया जा रहा है कि इन्हें कैद होगी और 50 लाख जुर्माना भी हो सकता है। तो ख्वाजा नसीर इसकी मज़ीद डिटेल बता रहे हैं। ख्वाजा नसीर, अच्छा स्टेप है ये, मंजूरी हुई है, बताइएगा आप मज़ीद क्या इसकी डिटेल्स हैं?
जी बिल्कुल, महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से पंजाब काबीना को ये तजावीज़ अरसाल की गई थी कि पंजाब में पतंग बनाने वाले, पतंग उड़ाने वाले और पतंग की जो ट्रांसपोर्टेशन करने वाले, इन तीनों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की सिफारिशात थी, जिसे काबीना ने मंजूर कर लिया है। इन सिफारिशात के तहत पतंग उड़ाने वाले को 2 से लेकर 5 साल तक की सजा होगी, जबकि 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। और दोनों सूरतों में सजा और जुर्माना दोनों बैकफुट भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो कम उम्र बच्चे जो पतंगबाजी में मुलविस होंगे, उन्हें पहली मरतबा वार्निंग दी जाएगी, दूसरी मरतबा फिर वार्निंग होगी, तीसरी मरतबा उन्हें 1 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। और अगर चौथी मरतबा कोई कम उम्र बच्चा मुस्तकिल मिजाजी के साथ पतंगबाजी में पकड़ा गया तो उसे जुवेनाइल जेल में भिजवाया जाएगा। महकमा दाखिला पंजाब के जिम्मेदार तरीन सराय का ये कहना है कि सेक्रेटरी दाखिला ने इन तमाम तर तजावीज़ को बनाने के लिए सूबे के तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मुशावरत की, जिसके बाद काबीना ने इसकी अपनी मंजूरी दे दी है। और काइट फ्लाइंग एक्ट 2007 जो है उसमें ये अमेंडमेंट की गई है और काबीना की मंजूरी के बाद अब इसे असेंबली में पेश किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका ख्वाजा नसीर। अच्छा जी, जो वैसे इंसान की पर्सनालिटी तो ज़ाहिर है कि उसको डिफ़ाइन करने के कई तरीके होते हैं उसमें, लेकिन आपकी लुक्स भी मैटर करती हैं, फिर आपका रवैया लोगों के साथ कैसा है, किस तरीके से आप अपने आप को कैरी करते हैं। लेकिन फिर भी हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो ठीक नज़र आएँ, और बाल जो है और मुख्तलिफ हेयर स्टाइल्स है, लेट्स से कि जैसे सदफ़ हैं या मैं हैं, हम लोग हेयर स्टाइल्स डिफरेंट बनाते हैं तो उनसे हमारी पर्सनैलिटी पर काफ़ी असर पड़ता है। मुख्तलिफ नज़र आते हैं। सदफ़, यूड एग्री विद दैट? बिल्कुल। और बालों का आपकी शख्सियत पे का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है, जिसके अशफाक ने कहा, और आपकी शख्सियत भी बड़ी अट्रैक्टिव दिखती है, जहाँ से भी नज़र आप दिखते हैं। लेकिन मसला नॉट दैट कि अगर बाल ना हो तो नहीं दिखती, हाँ, लेकिन ज़ाहिर वो फिर लोग अपने आप को बड़ा ग्रूम करते हैं और अपने आप को बड़ा अच्छे से कैरी करते हैं, सो वो आपकी पर्सनालिटी का भी अलग हिस्सा है। लेकिन ये एक बड़ा मसला है, ये एक मसला ऐसा है कि बहुत यंग एज में हम देख रहे हैं कि बालों का गिर जाना, और बालों का गिरना एक कुदरती अमल है, लेकिन बालों का वापस ना आना, सो फिर ये बड़ा मसला बन जाता है। इस इशू को या इस बीमारी को बालखोर भी कहा जाता है, और बॉल्डनेस जिसे हम कहें तो गलत नहीं होगा। तो ये क्यों होता है, इससे क्या बचा जा सकता है, यंग एज में क्यों हो रहा है, और ख़ास तौर पे हम देखते हैं जो मर्द हैं उनमें ये ज़्यादा मसला पाया जाता है, तो इसका हल क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, इसके लिए आज हमने बात करने के लिए दावत दी है माहिर अमराज जिल्द डॉक्टर खुशमुशीर हमारे साथ है। सॉरी मेरा ज़रा प्रोनाउंसिएशन गलत है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खुश लिबास, खुश गुफ्तार और खुश गिरबान, खुश मिजाज। कैसे हैं आप? क्या हाल है? खैरियत से? मैं कह रहा हूँ अशफाक के साथ बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम किया, मगर आप गई हुई थी। अच्छा, आप उन दिनों आए थे? मैं आया था, अब लंदन गई हुई थी। थैंक यू सो मच, आपने मेंशन किया कि 10-12 दिन 13-14 दिन 15 दिन सदफ नहीं थी, तो 13-14 दिन नहीं हुए, 13-14 16 5 से 6 दिन। तो देखिए वो हम लोग इतना मजेदार प्रोग्राम हमने किया, मगर एक वो जो होता है ना कि वो एक उसमें 4 चांद नहीं, तशने की रह गई। आज आप आई हैं तो आज बड़ा टॉपिक भी बहुत जोरदार है। और बालखोरा एलोपेशिया, अच्छा बालखोरा कहते हैं, बालखोरा कहते हैं, एलोपेशिया भी कहते हैं। अच्छा, इसमें बड़ी वेरिएंट्स है। एलोपेशिया एरिएटा एक होता है कि जैसे आप सिक्के की तरह बाल गायब हैं, हाँ, फिर पैचेस बन जाते हैं, अक्सर लड़कों की दाढ़ी में भी हो जाता है। अच्छा, फिर एलोपेशिया टोटैलिस होता है, वो आपके बिल्कुल सर के बाल गायब, बिल्कुल आपकी चिकनी जिल्द हो जाती है। अच्छा, और एक होता है एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस, आईब्रोज, पलकें, भवे, आपके बाल आपके बिल्कुल गायब। ये है क्या? ये एलर्जी से होता है? ये क्या है, क्या चक्कर? इसकी 5-6 वजूहत है, आप देखेंगे। एक तो ऑटोइम्यून होता है, आपकी अपनी ही कुव्वत मदाफियत कम होना शुरू हो जाती है। सेकेंड होता है फंगल इन्फेक्शन हो गया, जैसे बच्चों को दाद होती है, फोड़े फुंसियाँ हो गई, ठीक है। थर्ड होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं। अच्छा, अब ये किसी से आप कहें ना कि स्ट्रेस मत लिया करें, तो कहते हैं जी स्ट्रेस तो होता है, सुबह यहाँ आना है, वो स्ट्रेस नहीं होता है। स्ट्रेस वो होता है जो आप दिल में एक धड़का सा लग जाता है ना आपको, और किसी की कोई एक आप बेचैनी सी रहती है आप, और बेकरार रहते हैं आप, वो एलोपेशिया की एक बड़ी वजह। और चौथी वजह हमारे मुल्क में देखे हैं लोग बड़े सारे, हम लोग इतना ज़ियाँ भी देखते हैं चीज़ का, मगर कितने सारे लोग मेल नरिश्ड हैं, उनको ग़िज़ाइयत ही पूरी नहीं मिलती। तो ये तमाम वजूहत हैं। अच्छा, और 5वीं चीज़ जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा, हेरिडेटरी तो नहीं है ये? बिल्कुल फैमिली में भी रन करता है, बिल्कुल फैमिली में रन करता है। उसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपकी नींद प्रॉपर नहीं है। अच्छा, आपका खा तो रहे हैं आप, मगर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे आपको, मतलब जंक फूड खाए जा रहे हैं, ओबेसिटी तो आ रही है, दम नहीं आ रहा, ठीक है। प्रोटीन, बाल बनते प्रोटीन से, कैरेटिन से हैं, तो आपकी ग़िज़ा में प्रोटीन नहीं है। लोगों को एक आइडिया नहीं है मछली। अच्छा, एक हमारे यहाँ एक पैटर्न भी तो बने हुए ना कि गर्मी है मछली नहीं खाना है। हाँ, ये हमारे यहाँ बड़ी, क्योंकि गर्मी भी बहुत शदीद होती है ना यहाँ पर। भाई देखिए, बांग्लादेश जितनी होती होगी वहाँ तो खाते हैं लोग, है ना।
जैसे थाईलैंड में खाते हैं। अब मछली, अच्छा चलो मछली ना खाएं, आप छोले खाएं, आप दालें खाएं, आप पालक खाएं, आप लोबिया खाएं। अच्छा ये देखिए महंगाई है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत क्वांटिटी में खाएं। अच्छा अगर आपको दूध पीना बड़ा इंपॉर्टेंट है, दूध बहुत महंगा है, तो दूध पीने का तरीका ये कि आप एक ग्लास में आप इतना दूध डालें, ठीक है, और बाकी आप 75% पानी मिलाएं। अच्छा। और चुटकी हल्दी ऐड करें, मीठे के लिए चंद कतरे आप शहद डालें। बजटिंग के साथ चले ना तो फिर भी हो सकता है। अच्छा तेल की मालिश बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा मैं इसी पर एक सवाल पूछूं, क्योंकि ख़वातीन और मर्दों में जो इसका रेशो है वो मर्दों में ज़्यादा है। मर्दों में ज़्यादा है। मर्दों में ज़ाहिर है हमें तो ये बताया जाता है जी बालों का ख्याल रखना है, शैम्पू भी अलग है, शैम्पू अपनी अकॉर्डिंग टू स्कैल्प है, ठीक है, फिर कंडीशनर है, फिर मास्क है। जो मर्द हजरात है वो एक ही प्रोडक्ट, उसी से मुंह धो रहा है, उसी से बाल धो रहा है, बेशतर ये है। मैं किसी को सही कह रहे हैं, मतलब वो नहीं कर रही, डिग्रेड नहीं करी, ऐसे होता है सोप ही उठाया उसी जल्दी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। लेकिन उनको भी क्या ऐसे ख्याल रखना चाहिए, ये करके बालों को बचाया जा सकता है? देखिए थोड़ा बहुत, इतना ज़्यादा नहीं, जैसे लेडीज़ का तो स्किन ही नाजुक होती है, मगर थोड़ा बहुत ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा अक्सर अभी भी आप देखें लोग क्या करते हैं कि जी कपड़े धोने का साबुन है ना, उससे भी बाल धो लेते हैं। अच्छा वो तो ज़्यादा वो तो बहुत ज़्यादती हो जाती है, ठीक है। अच्छा क्या करते हैं, वो एक जो रेड सा सोप आता है, हाँ रेड सा या एक येलो सा, उससे भी धो लेते हैं। अच्छा और कार्बोलिक सोप्स जो होते हैं ना, जिनमें जो समझते हैं हम लोग का ख्याल होता है कि उससे नहाएंगे तो सब जरासीम मर जाएंगे। एक तो ये जरासीम मर नहीं सकते, वो जरासीम होते हैं तो हम जिंदा हैं, ठीक है, वो होना बहुत गुड जरूरी बैक्टीरिया, बिल्कुल अच्छे वाले बैक्टीरिया। लेकिन रोज शावर लेना जरूरी है, मगर शावर लेना तो बहुत ज़रूरी है उसके लिए। अच्छा और दूसरा आपको तेल की मालिश बहुत ज़रूरी है। अच्छा हमारी एक कॉन्सेप्ट ये लड़के लड़कियाँ खासतौर पर लड़कों में बहुत ज़्यादा है कि जी मैं तो 3-3 दिन ब्रश नहीं करता बालों में, क्योंकि मैं ब्रश करता हूँ तो मेरे बाल झड़ते हैं। बाल झड़ते हैं, वो जो मैंने बाल बनाए वो बैठ जाएंगे, या जो हमने वो वैक्स लगाया है, ये जो मूव लगाया है, वो बस 2-3 दिन सोते हुए भी उसको मेंटेन करना है, वो बहुत ही गलत चीज़ है। वो बिल्कुल आपकी जड़ों को खोखला कर देता है। नहीं वो कहाँ, वो तो आप जेल लगा के सो जाएं तो आप उठें तो आप वुल्वरीन लगना शुरू हो जाते हैं। नहीं मगर वो इधर से नहीं, उसी को मेंटेन करते हैं ना। ये ऑयल की बात कर रहे हैं, नहीं ये जेल की बात, ये जेल भी और ऑयल लगा के भी अक्सर, मगर अच्छा ऑयल लगा के सोने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन 2-2 दिन 3 दिन तो ऑयल रेकमेंडेड नहीं है। वो तो देखिए वो तो ज्यादती है ना। आपने रात को लगाया सुबह को धो लें, ठीक है, कोई फर्श पे सोए फिर, क्योंकि तकियों का जो हशर नहीं देखिए उसका बड़ा इंतजाम करना पड़ेगा। उन्हीं से धुलवाएं, उसके जो पिलोस कवर है वो भाई आपको 3-4 जरा पुरानी वाली टी-शर्ट्स जो है ना वो अपनी रखनी चाहिए, ठीक है, वो आपने सर के नीचे रखी, वो धोते जाए ना साथ। अल्लाह माफ करे, हम कहाँ से बाल खोरे से शुरू हुए थे और कपड़े धुलवाने के मामले पर चले गए। अच्छा मगर किस तरह से बेडशीट, लेकिन ये इम्पोर्टेंट रिलेटेबल इसलिए क्योंकि तेल से जो है ना स्टेन उसका ऐसा है कि वो जाता नहीं है। बिल्कुल। अच्छा तेल बड़ा इंपॉर्टेंट है बालों में, वाकई इंपॉर्टेंट है या ये मिथ है कि ये जो तेल जो होता है कि तेल लगाना, एंड क्वांटिटी भी बताइए भाई। देखिए अच्छी क्वांटिटी में कम से कम थ्राइस अ वीक कि आप अच्छी तरह से मालिश करें। जब आप मालिश करेंगे तो 100 से 150 आपके बाल गिरेंगे, ये एक नेचुरल चीज़ है, गिरने चाहिए। लोग कहते हैं अरे मैं तो गिने मेरे 180 बाल गिरे। हमारे दोस्त हैं स्वाद से उनका ताल्लुक है, तो और काफ़ी उस साइड से भी इलाका से उनका ताल्लुक है। हाँ। तो वो क्या करते हैं, वो तारा मीरा का तेल भी लगाते हैं सर पे भी और इस तरीके से दाढ़ी वगैरह में। वो मिर्चों वाला नहीं होता, वो बहुत तेज होता है, उसकी बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करनी चाहिए, वो तो आपकी जिल्द को जला देगा। तो तारा मीरा फायदेमंद नहीं होता वो। देखिए मैं आपको बताऊं कि मैं तो कहता हूँ ज़्यादा पढ़ाई भी फायदेमंद नहीं होती, आप पागल हो जाते हैं। हाँ। हर चीज़ एक तनासुब में बैलेंस में लेके चलना चाहिए ना। अच्छी से अच्छी चीज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, बैलेंस हर चीज़ में तनासुब बड़ा इंपॉर्टेंट है। तारा मीरा बेहतरीन चीज़, भाई आप लाल मिर्चें बेहतरीन चीज़ है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है, मगर हम कहें जी एक बिरयानी की देग में आप 18 चमचे लाल मिर्चें डाल दें तो वो तो किलिंग हो जाएगा। और एक वॉश में तेल बालों से उतर जाता है? बिल्कुल भी नहीं, हमेशा 2 वॉश होने चाहिए। और आपको बहुत ही क्रेज़ है कि जी आपको अच्छा शैम्पू हो तो पहले आप क्या करें, जो बाजार की शैम्पू होते हैं उससे बाल धो लें, ठीक है, पहला वॉश उससे करें। मगर सेकंड वॉश जो आपके बालों को लॉक करे वो डेफिनेटली केमिकल फ्री होना चाहिए। वो कैसे देखें, शैम्पूज में क्या देखें? 2 शैम्पू होने चाहिए, 2 शैम्पू होने चाहिए हमेशा, ठीक है। या फिर आप एक काम करें, बड़ा से आंवले के साबुन मिल जाता है, ठीक है, उससे पहला वॉश करें। हाँ। सेकंड वॉश आप केमिकल फ्री शैम्पू से करें, उसकी निशानी होगी कि झाग कम बनाएगा। हाँ। केमिकल फ्री होगा, वो मज़ा नहीं आएगा आपको। जैसे हम लोगों को तो एक आदत है टूथपेस्ट में बेइंतहा झाग बने, शैम्पू में बहुत सारा झाग बने, जो बहुत ज़्यादा झाग बनता है वो किलिंग है आपके बालों तो इंग्रेडिएंट्स भी तो कोई होते होंगे, आप स्टोर में जाके सारे शैम्पू ट्राई करते हो बुरे लगेंगे ना। देखिए नहीं देखिए आप वो वाला यूज करें जो बिल्कुल सल्फेट फ्री, क्या सल्फेट फ्री शैम्पू है उसकी। हाँ उसकी आपने ट्राई किया ऐसा?
वो लड़कियां तो बहुत करती हैं और अब हमने तो लड़के बहुत प्रोडक्ट में पैसा अपना झोंका है। बिल्कुल सल्फेट फ्री इतना महंगा भी नहीं होता, बहुत अच्छा होता है, मज़ा नहीं आता आपको। वो जो हमें एक सेटिस्फेक्शन होता है ना कि वो जो खूब झाग बना रहे हैं, सल्फेट जितना ऐड करते हैं वो केमिकल है। अच्छा। आपके बालों को वक्त से पहले सफ़ेद करता है, जड़ों को खोखला करता है, आपके बाल दो मुहे करता है, उसका रंग डिम करता है। आप जितना नेचुरल चीज़ों में आएंगे उतना मज़ा नहीं आएगा, फिर आपको आदत पड़ जाएगी। सेकेंड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, विटामिन ज़रूर खाएं। कोई आप अच्छा खाना भी खाएं, कोई सा भी विटामिन जरूर खाएं जिसके अंदर बायोटिन हो, ठीक है, बायोटिन, कोलेजन, जिंक, मैग्नीशियम, सेलेनियम, ये एक अच्छा सा विटामिन, बिल्कुल महंगा नहीं पड़ता, आप रोजाना की बुनियाद पे आपको खाना है। अच्छा, डेफिनेटली मैं एक बात उसके साथ और बताऊं, लोग बड़े परेशान होते हैं, कोई कहते हैं जी मेरे मैदे में जलन हो रही है, स्टमक के इशू हो रहे हैं, या फिर मुंह से स्मेल आती है, या यूरिन का कलर येलो होता है। तो देखिए उसको आप क्या करें, आप उसको क्रश करके थोड़ा सा जूस के साथ, दूध के साथ, चाय के साथ मिला के लें, वो लेना बहुत लाजमी है। वो खाएंगे तो आपके खून का दौरान बढ़ेगा। ब्रशिंग बड़ी ज़रूरी है, नींद भरपूर बहुत ज़रूरी है, और आपको कोई इन्फेक्शन हो जाए, अगर बैक्टीरियल है, फंगल है, फोड़े फुंसियाँ, उसका इलाज तो लाजमी है। और स्कैल्प को साफ रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। देयर वॉज अ टाइम जब डॉक्टर्स आपको ये कहते थे कि हफ्ते में एक बार बाल धोएं, बालों को बड़ा नुकसान पहुंचेगा इन शैम्पू से, लेकिन ये बहुत गलत थी, ये मिथ थी। अब आके कहते हैं कि नहीं, जब आपको लगे कि बालों को वॉश की जरूरत है तो आप बाल वॉश करें, लेकिन इतने भी तो नहीं करने चाहिए। नहीं, देखिए हफ्ते में 3-4 दफा तो जरूरी है। इट डिपेंड्स कि आप किस एरिया में काम करें, आप बाहर हैं, काम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। और सेकंड चीज़ पता है कि हम लोग डेफिनेटली हम लोग जो भी सीखते हैं, अब वो बरतानिया से या अमेरिका से सीखते हैं, वहाँ इतनी डस्ट नहीं होती, वहाँ इतनी मिट्टी नहीं होती, वहाँ इस तरह का वेदर नहीं है। यहाँ तो मिट्टी और माशाल्लाह कराची की हसीन सड़कों पे आप चलते चले बालों में आया हुआ, और बगैर हेलमेट के बाइक चला के जा रहे हो, बगैर हेलमेट के, और हेलमेट भी आप तो कुछ साथ पर्दों में भी चले जाएं, कराची की सड़कों पे आप एक एंट्री तो मारें तो आप देखें आपके बालों का क्या हशर होता है। अच्छा। तो आपको एक दिन छोड़ के धोना तो भाई, हमारे दोस्त पूछ रहे हैं, आप प्लीज उसका जवाब दें। वो ये है कि देसी घी आपको पता है वैसे भी बहुत जरूरी है, वो लगा सकते हैं? देसी घी बिल्कुल लगाना चाहिए आपको। अच्छा। हफ्ते में एक दिन आपको अच्छी तरह से आपके पूरी स्किन पे लगाएं। अच्छा, पूरी स्किन पे लगाएं, बालों पे लगाएं। बहुत महंगा है सर, 5000 रुपए किलो। नहीं देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ज्यादा गर्मी में कुकिंग वाला काम तो नहीं शुरू करते। देखिए पता है, हर चीज अगर क्वांटिटी कम रखे ना, देखिए एक छोटा चाय का चमचा, ठीक है, आपने एक छोटा चाय का चमचा लिया, देसी घी मिलाया, उसमें आपने बीज वैक्स, शहद की मक्खियों का छत्ता पंसार की दुकान पे मिलता है, ठीक है, वो पिघला के 1 चमचा और 1 चमचा ग्लिसरीन पूरे जिस्म पे मालिश करें, बालों में, दाढ़ी पे, आईब्रोज पे, बड़ा शाइन आती है। और बड़ी जहाँ पर चोटियों की कॉलोनी हो वहाँ लेट जाए जाके। नहीं, आप बिल्कुल देखिए, इसका ध्यान रखिए, इसको लगा के आप आधा घंटा होशियार रहें, होशियार रहना डेफिनेटली, और फिर आप उसके बाद अच्छी तरह से नहाएं, बहुत ग्लो आता है। होशियार रहना इज द की, रिमेंबर। ये नहीं कि सो गए, बेखबर हो कि आप लगा के देसी घी और लेटे हुए हैं और टीवी देख रहे हैं और पूरा आपका मॉर्निंग शो देख लिया देसी घी, ये नहीं होना। थोड़ा खड़े रहें, थोड़ा एहतियात से, सोफा वगैरह बचाएं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। और वो जो कपड़े फिर वो लॉन्ड्री में भिजवाएं। भाई देखिए, आपको वो थोड़ा करना है, जब नहाने के लिए जाए ना तो आप प्रिपरेशन ऐसी करें कि देसी घी लगा के, और आप वॉशरूम में थोड़ा लेकिन इन नटशेल ऑयलिंग करें बालों की, विटामिन्स का इस्तेमाल करें और साफ रखें, और नींद पूरी लें, थोड़ी वर्जिश करें, खून का दौरान बढ़े, और आप खूब मालिश करें। जब आपके बाल 100 से 150 180 गिने तो ये हेल्दी साइन है। एलोपेशिया जो है क्या कंटेजियस होता है? एलोपेशिया देखिए, एलोपेशिया एरिएटा नहीं होता। एलोपेशिया एरिएटा एक आप पढ़ेंगे तो एक किस्म होती है, बिल्कुल चिकनी जल्द हो जाती है, बिल्कुल वाज़ेह साफ। अच्छा, एक होता है एलोपेशिया जो बीच में जैसे कोई इसमें दाने बने हुए हैं, फंगल हो गई या दाद जिसको कहते हैं, उसमें फोड़े फुंसियाँ, वो बच्चे, एक फैमिली में बहुत सारे बच्चे हैं छोटे छोटे, एक ने कंगा लिया, वो दूसरे ने कर लिया, उससे हो जाता है, वो उससे फैल जाता है। यानी कि अपना कॉम भी अलग रखें, हमेशा अलग रखना चाहिए। वो बड़ा इंपॉर्टेंट, लोग उसको शेयर बिल्कुल ना करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप टूथब्रश तो अलग होता है, आपका ये वाला ब्रश भी, क्योंकि डैंड्रफ भी एक दूसरे से लग जाता है। बिल्कुल लगता है, सेबरिक डर्मेटाइटिस कहलाता है। सेबरिक डर्मेटाइटिस जो आपने बताया वो भी एक बहुत बड़ी वजह है एलोपेशिया एरिएटा की। चलें जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। It's always a pleasure to have you in our show. Thank you. बहुत मुझे तो इतना Even when Sadaf is not around. सदफ का होना बड़ा जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। बैलेंस के लिए। हम दोनों बैलेंस में रहते हैं। हाँ, बैलेंस में, है ना? वो हमें कंट्रोल रखते हैं। वरना तो जो गुफ्तगू हो रही थी उसमें क्या किया जा सकता। थैंक यू सो मच डॉक्टर खुर्रम हमारे साथ। अच्छा, मैं इजाजत लेने वाला था, वो कह रहे हैं ब्रेक ले लें। ब्रेक ले लें। हाँ, आप तो पता नहीं आज क्या क्या इजाजत के नाम पे लेना चाह रहे हैं, चलिए ब्रेक ले लेते हैं। बाय बाय।
ब्रेक के बाद जी एक बार फिर से खैर मकदम आप सबका। और अब क्या करने जा रहे हैं जी हम लोग? हम बागबानी के बारे में बात करना चाह रहे हैं और छांगा मांगा के जो शहरी हैं उन्होंने 6 मरला के घर की दीवारों छांगा छत मांगा पर, की सियासत का मैंने सुना था। ये एक डिफरेंट बात है। अच्छा। तो उन्होंने अपने घर की छत पर और दीवारों पर 3600 पौधे लगा दिए। माशाल्लाह। अब बड़ा खूबसूरत उनका घर भी लग रहा है, लेकिन कैसे किया उन्होंने, और जाहिर है पौधे हों तो कितना खूबसूरत लगे, ग्रीनरी रहे। जरा रिपोर्ट देखते हैं। आपने पौधों की नर्सरियां और बागात तो देखे ही होंगे, लेकिन छांगा मांगा के नवाही रोसा टिब्बा के घर खूबसूरती और दिलकश मनाजर की वजह से इन दिनों सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है। मालिक ने घर को इस अंदाज से तमीर करवाया कि घर के मेन गेट, बैरूनी दीवारें, टेरेस और छत पर पौधे लगाना शुरू किए। 8 साल की अनथक मेहनत और महंगे तरीन पौधों की वजह से घर सरसब्ज वादी का मंजर पेश कर रहा है। 2016 और 17 में मैंने जो है ना अपने दरवाजे पे पौधे लगाए और मेरे पास जगह कम थी, तो जगह कम होने की वजह से मैंने फिर दीवारों पे और उसके बाद मैंने ऊपर पौधे लगाए, क्योंकि मैं अपना ये पौधे का मेरा शौक था। मैंने अपने शौक को पूरा करने के लिए जो है ना ये काम किया। बागबानी से तैयार किया गया ये घर देखने वालों को हैरत में डाल देता है। लोग इंतहाई खूबसूरत घर देखने के लिए दूर दूर से चले आते हैं। गाड़ी वाला गुजरता है, कोई और गुजरता है, वो इधर देखता ही रह जाता है, यार ये किसका घर है। इनके शौक को देख कर मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है, क्योंकि इसने जो प्लांट हमारे इस सोसाइटी, इस मोहल्ले में लगाए हैं, ये हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो रहे हैं। 6 मरला के घर में 3600 से ज्यादा पौधे लगाकर मालिक ने बागबानी से अपनी वालहाना मोहब्बत का इजहार किया है। कैमरामैन शहजाद अहमद के साथ साबिर चौधरी, ARY न्यूज़, छांगा मांगा। ब्यूटीफुल। यस, बागवानी के बड़े फ़ायदे भी हैं, कभी इस पर बात भी करेंगे। अब ज़रा आपको बता दें कि वैसे तो हम जो कैलेंडर यूज़ करते हैं बड़ी आदत हो गई है, बड़ा इजी हमें लगता है, लेकिन बरतानवी जो माहिरीन आसार कदीमा हैं उन्होंने दुनिया का कदीम तरीन कैलेंडर दरियाफ़्त कर लिया है, जिसमें 12 कमरी महीने और 11 इजाफी दिन दिखाए गए। यानी कि अभी जो हमारे टोटल दिन बनते हैं साल के 365, उसमें आप 11 दिन का और इजाफा कर लें। अच्छा, अब ये जो है कैलेंडर तकरीबन 12,000 साल पुराना है और इसको तराशा गया था सुतून पर, यानी कि उस ज़माने में पेपर नहीं होते थे, तो बाकायदा सुतून पर ये तराशा गया होगा। इसके लिए टूल्स भी बाकायदा बनाए गए। केव्स वगैरह में भी जो नक्शे वगैरह मिलते हैं, इंसानी तस्वीर, बाकियात, क्या बात है। और ये इसमें ये एक चीज़ भी है कि परिंदे जैसी मखलूक जो है इसकी शक्ल की मौसम की तर्जुमानी करते हैं। सोचिए जब लैंग्वेज इतनी इवॉल्व नहीं हुई थी तो किस तरह मैसेज कन्वे किए जाते। चलें जी, हमने भी अपना मैसेज कन्वे कर दिया और हमें भी मैसेज कन्वे हो गया। अल्लाह हाफिज़।